एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक होटल दिखाया जाता है जहां हमारी फीमेल लीड नींद में कह रही होती है शाओ शाओ मत जाओ। फिर वो उठती है और कहती है मैं कहाँ पर हूँ, और फिर तभी उसकी नजर कुछ पैसों पर और एक लेटर पे पड़ता है और उसमें लिखा हुआ होता है मुझे तुमसे बेबी नहीं चाहिए और ये लो कुछ पैसे और हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। किंग चैन। और ये देख वो मन में कहने लगती है क्या सेरोगेसी, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, और क्या मैं शाओ शाओ के साथ नहीं थी तो फिर मैं किसे डेट कर रही थी। और वो होटल और वो रूम बिल्कुल सही था लेकिन वो व्यक्ति सही नहीं था। मुझे तो यहाँ मेरी बड़ी बहन ने भेजा था लेकिन ये सब कैसे हो गया। और फिर सीन सिर्फ टोतरामेलू फैमिली का घर दिखाया जाता है और वो एंटर होती हुई कहती है मैं वापस आ गई। और उसके सामने एक लेडी होती है जो कि बहुत ही जो गुस्से में उससे कहती है तुम बीच, और ये कहकर वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम ना केवल अपने ब्रदर इन लॉ के साथ हुकअप कर रही हो बल्कि दूसरे व्यक्तियों के साथ भी। सच में तुमने लू परिवार को शर्मसार कर दिया। फिर वो मेट से कहती है लाओ मुझे वो डस्टर दो। इसी दौरान हमारी फीमेल लीड उससे कह रही होती है आखिरकार आप किस बारे में बात कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वो उसे मारती हुई कहती है तुमने जीरू को मैसेज किया और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस सब से दूर भागने की, और अब तुम मुझे मॉम कहना बंद करो। तुमने मुझे बीमार कर दिया और उस समय मैं नरम थी और मैं तुम्हें वापस लाने के लिए लुएन के साथ सहमत हो गई थी। ये सुनो चौंकती हुई कहती है क्या। फिर तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आती हुई कहता है रुक जाओ सुमी, अगर तुम्हारे चेहरे पर चोट लग गई तो हम सॉन्ग परिवार को कैसे समझाएंगे। फिर सुमी घूमती हुई कहती है डैड जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बिच कितना ज्यादा इरिटेट करती है। आप तो जानते हैं ना कि इतने सालों में मैंने उसके साथ किस तरह बर्ताव किया है, लेकिन देखिए कि उसने ये क्या किया। वो शाओ शाओ के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी और मेरी बेचारी जीरू। और उनकी ये सब बातें सुन वो रोती हुई कहती मॉम आप ये क्या कह रही है, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। शाओ 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 शाओ। अभी वो बुड्ढा चिल्लाती हुई कहते है तुम उसे शाओ शाओ नहीं कह सकती, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। वो कहती है लेकिन, और फिर तभी वो बुड्ढा उसे कुछ फोटो देती हुई कहता इन्हें देखो और ये देखो कि तुमने शाओ शाओ को क्या मैसेज किया। और उस मैसेज में लिखा हुआ होता है शाओ शाओ मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा पसंद करती हूँ और तुम्हारा मेरी बड़ी बहन के साथ रहने पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम चाहो तो शाओ शाओ मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। और ये देखो उससे कहती है नहीं ये सच नहीं है। और फिर वो मन में कहने लगती है मुझे तो इस बार में पता ही नहीं था कि शाओ शाओ मेरी बड़ी बहन के साथ है, तो मैं उसे ये मैसेज कैसे भेज सकती हूँ। और फिर आगे वो ओल्ड मैन कहता है जयरू कितनी अच्छी लड़की है और वो किसी भी व्यक्ति को बहकाती नहीं है, और इस सब से मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर नहीं हो। और हाँ साउथ सिटी से सॉन्ग फैमिली आ जाने वाले है शादी के बारे में बात करने के लिए और अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। वही हमारी फीमेल लीड मन में कहने लगती है लेकिन शाओ शाओ ने कहा था कि वो मुझे पसंद करता है। फिर वो कहती है लेकिन, ओल्ड मैन कहता है कोई लेकिन वेकिन नहीं, और लू परिवार ने बिना माँ के एक बच्चे को पाला है इतने सालों तक, और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। और फिर वो कहती है वो मेरी मॉम है ना। तब वो गुस्से में कहता है क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी मॉम है। सच्चाई तो ये है कि तुम्हारी असली मॉम एक बार गर्ल थी जिसकी 20 साल पहले मौत हो गई। और फिर तभी वहाँ हमारी फीमेल लीड के डैड आती हुई कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ जो कुछ भी तुमने किया है, और तुम बहुत ही ज्यादा बेशरम हो अपनी बिल्कुल माँ की तरह, और तुम हमेशा ऐसा कुछ करती हो जिससे हमारे परिवार का नाम बदनाम हो। और कोई आकर उसे अपने रूम में ले जाओ, मैं उसे और नहीं देखना चाहता। और फिर मेट्स आकर उसे ले जाकर अपने रूम में फेंक देती है और आपस में कहती है हमारा मालिक सच में बहुत ही ज्यादा पत्थर दिल है, और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अपनी दूसरी बेटी की शादी एक 70 साल के व्यक्ति से करवा रहा है। वो व्यक्ति तो किसी भी वक्त मर सकता है। फिर दूसरी मेट कहती है क्या तुम ये जानती हो कि बिजनेस वर्ल्ड में इसे मुसीबत को खुद से दूर करने वाली शादी कहते हैं। वैसे तुम्हारे हिसाब से तो फिर वो कौन है, और वो संतान तो मैडम की तरह दिखती भी नहीं है। और वही रूम के अंदर रुइन गेट नॉक करती हुई कहने लगती है मुझे मुझे बाहर जाने दो। फिर वो उदास होकर बैठ जाती है और मन में कहती है आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, ऐसा लगता है कि रातों रात सब कुछ बदल गया। फिर तभी गेट ओपन होता है और उसकी बड़ी बहन एंटर होती हुई कहती है रुई अगर तुम्हें शाओ शाओ पसंद था तो एक बार तुम मुझे बता देती, इस तरह तुमने उस रूम में वो हुकअप किया। तब रुई
कहती है बड़ी बहन तुम ये क्या बात कर रही हो, शाओ शाओ मेरा बॉयफ्रेंड है और तुमने ही तो मुझे उस रूम में भेजा था। उसकी बड़ी बहन कहती है क्या उस रूम में, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुई मुझे पता है कि तुम 4 साल से शाओ शाओ से प्यार करती हो, लेकिन तुम उसे पाने के लिए चोरी छुपे उसे नशीली दवाई देती हो। ये सुन रुई हैरानी से कहती है क्या नशीली दवाई। उसकी बड़ी बहन कहती है अगर तुमने शाओ शाओ को नशीली दवाई नहीं दी होती तो मैं उसे बचाने के लिए खुद की मासूमियत नहीं खोती, और मेरे साथ ही जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार शाओ शाओ गलती से बन गया, और अब हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं, तो प्लीज क्या तुम उससे दूर रहोगी। प्लीज रुई तुम उससे दूर हो जाओ और हम दोनों को अलग मत करो, और मैं तुम्हें अपने प्यार के अलावा सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम चाहो। और फिर रुई चौंकती हुई कहती है शाओ शाओ तुम। शाओ शाओ जीरू के पास आती हुई कहते जीरू क्या तुम ठीक हो। तब जीरू कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम इस सबका दोष रुई को मत दो, उसका ऐसा करने का कुछ भी इरादा नहीं था। और वहीं रुई रोती हुई कहने लगती है शाओ शाओ। तब वो उससे कहते है रुई अब तुम अपनी बड़ी बहन को थोड़ा आराम करने दो, और ये कहकर वो जीरू को अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से जाते हुए कहता है मैं तुम्हारी बड़ी बहन के खातिर इस मामले को जाने दे रहा हूँ। वहीं वो कह रही होती है शाओ शाओ प्लीज मत जाओ। फिर वहाँ पर उसके डैड आकर उसे बहुत मारते हैं और कहते हैं गंदी चुईया, और फिर वो वहाँ से जाते हुए मेट से कहते उस पर नजर रखो जब तक सेकंड लेडी या फिर सॉन्ग फैमिली यहाँ नहीं आ जाती। और फिर तभी वहाँ भागते हुए एक मेड आती है और कहती है माय लॉर्ड घर में कोई घुस आया है और हम उसे रोक नहीं पाए। ये सुन वो गुस्से से उसे कहते क्या, और फिर हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जो कि अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है और हमारी फीमेल लीड को अपनी गोद में उठा लेता है। और ये सब देख रुई का डैड गुस्से से चिल्लाती हुई उससे कहते है तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो, वो मेरी बेटी है, और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आकर उसे यहाँ से ले जाने की। तब मेन लीड उससे कहता है मेरा नाम किंग चेन है और अब से ये मेरी है। और फिर सीन सिर्फ तत्र वो हमें अपने घर पर दिखाया जाता है और वो दूसरे व्यक्ति से कहते है क्या वो ठीक है। तब वो व्यक्ति कहते है हाँ उसकी हालत अभी थोड़ी बेहतर है, लेकिन उसे ज्यादा आराम करने की जरूरत है क्योंकि उसे बहुत ही जोर से लात मारी गई है। और क्या तुम सच में एक कोशिश करना चाहते हो। मेलिड कहते है हाँ बिल्कुल, और क्या हम अभी इसे शुरू कर सकते हैं। तब वो व्यक्ति कहता है हाँ बिल्कुल, और मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा स्वाद इतना ज्यादा अनोखा होगा। फिर हम रुई को देखते हैं और उसके हाथ पर एक निशान बना हुआ होता है, और फिर वो दोनों वहाँ पर आते हैं और वो व्यक्ति कहता है देखो ये टैटू कितना बढ़िया है। फिर हमारा मेन लीड रुई के पास आता है और उसके टैटू पर सुई चुभाता है। फिर वो उसके ब्लड को टेस्ट करता है। उस व्यक्ति से कहता है अब तुम इसके घाव पर पट्टी बांध दो। फिर हम देखते हैं कि मेन लीड के हाथ पे बनी एक लाइन धीरे धीरे गायब होने लगती है, और ये देख वो व्यक्ति हैरानी से कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। फिर आगे मेन लीड कहता है निश्चित रूप से मैं सही था। मन में कहता है जिस दिन से मैंने उसे देखा उस दिन से मैं उसकी तलाश कर रहा था, और मेरे इलाज की दवा ये लड़की है। फिर थोड़ी देर बाद रुई को होश आता है और मन में कहती है मैं कहाँ पर हूँ। और फिर मेन लीड कहता है तुम जाग गई। और फिर रुई हैरानी से कहती है तुम तो वही हो ना जो कल आए थे, और कल के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर हमारा मेन लीड उसे शादी का एप्लीकेशन फॉर्म देता है और कहता है तुम्हारा स्वागत है। वो कहती है ये क्या है। वो कहता है मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूं। नीरू हैरानी से उसे देखने लगती है, और फिर वो आगे कहता है और क्या तुम सच में उस 70 साल के बुड्ढे से शादी करना चाहती हो, और अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो और मुझे एक बच्चा देती हो तो तुम जो चाहे वो कर सकती हो और उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर रुई मन में कहने लगती है अगर मैं हाँ कहती हूँ लेकिन मैं इस व्यक्ति से मात्र 2 बार मिली हूँ और क्या मैं उससे शादी कर सकती हूँ। और फिर वो स्नैप करते हुए कहता है बेन उसे लेकर आओ। फिर बेन फाइल लेकर आता है और रुई कहती है ये क्या है। वो कहता है ये उस बूढ़े व्यक्ति का पारिवारिक भाग्य का आधा हिस्सा है, और यही कारण है कि लू परिवार तुम्हें उसे सौंपना चाहता है। वो लोग जो पैसा और संपत्ति चाहते हैं वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे बस एक पत्नी चाहिए और उसके लिए तुम बिल्कुल सही ऑप्शन हो। क्या इस सब के अलावा क्या तुम उन लोगों से वापस नहीं मिलना चाहती। रुई कहती है क्या। वो आगे कहता है क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि उस दिन तुम मेरे होटल रूम में आई, और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी असली मॉम की डेथ से लू परिवार का कुछ लेना देना है। और उसकी ये बातें सुन रुई चौंक जाती है और कहती है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और मन में कहती है क्या मेरी असली मॉम। और फिर किंग चेन कहता है क्या तुम इसके बारे में जानना चाहती हो, तो फिर तुम इस
इस एप्लीकेशन पर साइन कर दो और तब मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। फिर तुम उसके बाद जो कुछ भी करना चाहती हो मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। तब रुई कहती है तुम्हें बस पत्नी चाहिए ना, लेकिन मैं क्यों और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। किंग चिंग उसके क्लोज होती हुई कहता है क्या तुम ऐसा सोचती हो कि तुम मेरे चाहत के लायक हो और ये सब बस इसलिए है क्योंकि तुम स्पेशल हो। मैं तुम्हें बाकी की बात नहीं बता सकता, बस तुम ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें चोट कभी नहीं पहुंचाऊंगा। क्या इस सब के बावजूद भी तुम्हें इस पर सोचना पड़ रहा है। और फिर रुई मन में कहने लगती है ये बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। अजनबी व्यक्ति मेरे पास आता है और वो मुझे इतनी अच्छी डील देता है, और हालांकि उसे मेरी असली मॉम के बारे में क्या पता हो सकता है। वो उससे कहती है ठीक है तो फिर मैं तुमको अपनी जबान देती हूँ। और फिर किंग चैन कहता है तो फिर तुम उन लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहती हो। या तुम लू फैमिली को बैंकरप्ट होते हुए देखना चाहती हो, या फिर उनकी बड़ी बेटी को अजनबी लोगों के साथ बेड पर देखना चाहती हो, उन सभी को कार एक्सीडेंट में मार देना चाहती हो। सब बातें सुन उसके पसीने छूटने लगते हैं और मन में कहती है उसने क्या कहा और वो है कौन। फिर किंग चैन कहता है ठीक है तुम ये सोचने के लिए समय ले लो और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, 2-4 दिन में एक व्यक्ति है जो कि तुम्हारी मॉम की तुमको रिपोर्ट भेजेगा, लेकिन इन कुछ दिनों में एक बात है। तब वो कहती है क्या। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में हाई एंड स्टाइलिंग क्लब दिखाया जाता है जहाँ पर किंग चैन रुई से कह रहा होता है जयरू और शाओ शाओ की परसों हिल्टन होटल में एंगेजमेंट सेरेमनी है। वहीं रुई खुद को आईने में देख मन में कहती है क्या सच में ये मैं हूँ, और अब मुझे पता चला कि मैं बदसूरत नहीं हूँ, लेकिन लोग हमेशा ऐसा क्यों कहते रहते हैं कि मैं एक साधारण सी लड़की हूँ। और वहीं किंग चैन भी मन में कहने लगता है जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब की तुलना में वो अभी कई ज्यादा सुंदर लग रही है। और फिर रुई कहती है ये ड्रेस बढ़िया है ना। तब वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। और फिर रुई कहती है क्या नहीं, पर ऐसा क्यों, लेकिन मुझे तो लगता है कि अच्छा है। और फिर किंग चैन उसे दूसरी ड्रेस देते हुए कहता है नहीं कोई भी कट ड्रेस नहीं, ये लो इसे पहनो। पीछे खड़ी लड़की हंसते हुए कहने लगती है ऐसा लगता है कि मिस्टर को जलन हो रही है। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें कार में दिखाए जाते हैं और उस लड़की की बातें याद कर वो मन में कहने लगती है क्या उसे मुझसे जलन हो रही है। फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो मन में कहती है नहीं नहीं ये इम्पॉसिबल है और हम लोग आपस में शादी बस अपनी जरूरत के लिए कर रहे हैं। तभी उसे कोई आवाज देती हुई कहता है रुई तुम यहाँ पर। आवाज सुन पीछे घूमती हुई कहती है शाओ शाओ तुम। और फिर शाओ शाओ उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है रुई तुम इन कुछ दिनों में कहाँ थी, क्या तुम ये बात जानती हो कि तुम्हारी बड़ी बहन और मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहे थे। ये बातें सुन वो मन में कहती है क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे, या इसीलिए क्योंकि तुम लोग चाहते थे कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से शादी कर लूं। और तभी किंग चैन कसकर उसका हाथ पकड़ लेता है और शाओ शाओ कांपती हुई कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे छूने की। और फिर वो उसका हाथ झटकता है और कपड़े से रुई का हाथ पोंछने लगता है। तब वो हैरानी से कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। तब वो कहता है उसके छूने से तुम्हारे हाथ गंदे हो गए। ये सुनते ही वो चिल्लाती हुई कहता है रुई ये कौन है। वो कहती है वो मेरा। और तभी वहाँ पर जयरू आती हुई कहती है शाओ शाओ अच्छा तो तुम यहाँ पर हो और क्या तुम ठीक हो। और वहीं किंग चैन फुसफुसाती हुई रुई से कहता है क्या तुम्हें पता है कि उस दिन उस रूम में तुम क्यों थी, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन का ये सब प्लान था और उसने जिस व्यक्ति को अरेंज किया था वो मैं नहीं बल्कि और कोई नौसे किया था। फिर जयरू उसे देख ब्लश करती हुई कहती है रुई ये कौन है। गुस्से से मन में कहती है ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन इस बीच के पास वो कैसे आया। और मुझे तो लगता है कि उस व्यक्ति ने जो कुछ भी पहना हुआ है वो सब नकली है और रुई ने उस व्यक्ति को अपने साथ यहाँ पर इसलिए लाया है ताकि वो मेरी एंगेजमेंट पार्टी को बर्बाद कर सके। फिर जयरू कहती है सर आज मेरी एंगेजमेंट है शाओ शाओ के साथ और मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में कोई गलतफहमी हो चुकी है। फिर रुई कहती है ये मेरा हस्बैंड है और हम यहाँ पर कोई भी परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो यहाँ पर तुमको शुभकामनाएं देने आए हैं। फिर जयरू कहती है उसने उसे सीधे मारा, क्या ये आशीर्वाद देना है। रुई कहती है माफ करना मेरा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ईर्ष्यालु है और माफ करना वैसे तुम्हारा व्यक्ति पहले आया था। की बातें सुन किंग चैन मन में कहते है क्या मेरा व्यक्ति, क्या उसका ये कहना नेचुरल है।
और फिर वहाँ पर रुई के डैड आती हुई कहते आखिरकार यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है और सगाई समारोह जल्दी ही शुरू होने वाला है, तुम सभी लोग दरवाजे पर मेहमानों का स्वागत करो। और वहीं रुई कह रही होती है अगर तुम चाहो तो मैं मेडिकल की फीस दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी जॉब लगने का इंतजार करना होगा। और डैड उसे देख चौंकती हुई कहते तुम, फिर वो उस पर हाथ उठाती हुई कहते मैंने तुमसे कहा था न कि मेरे सामने मत आना। और फिर किंग चेन उसे रोकती हुई रुई से कहता है जब वो तुम्हें मार रहे हैं तो तुम डॉज क्यों नहीं करती। तब वो कहती है क्योंकि वो मेरे डैड है। सुन वो कहते क्या फादर इन लॉ, लगता है जो मैंने पिछली बार कहा था वो आपके समझ में नहीं आया है। रुई के डैड कहते क्या अब मुझे ये याद रखना होगा कि किसने क्या कहा था। और रुई वो किन फैमिली का मेंबर कैसे हो सकता है जो कि इस तरह की टूटी फूटी कार चलाता हो। इस कार को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कार स्क्रैप्ड होने वाली है। और भले ही रुई तुम्हें बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होगी कि तुम्हारी बड़ी बहन की एक अच्छे व्यक्ति से शादी हो रही है कि आज तुम्हें इसे पिक करने की जरूरत नहीं है। रुई कहती आखिरकार मुझे जयरू की शादी से जलन क्यों होने लगी भला। और डैड कहते और तुम यहाँ पर गड़बड़ करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को साथ में लाई हो सकता है कि तुम ये झूठ भी बोल रही हो। और रुई दरअसल तुम कुछ भी नहीं हो। और मैनेजर जेंग मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये व्यक्ति न केवल झूठ बोलकर यहाँ पर आया बल्कि यहाँ पर बखेड़ा खड़ा कर रहा है। फिर किंग चेन कहता है क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। और वही मैनेजर जेंग उसे देख कांपने लगते हैं। अब डैड कहते मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम दोनों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। फिर मैनेजर जेंग कहते मिस्टर लू क्या आपको पूरा यकीन है कि आप इस व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो एक जेंटलमैन है और अगर उन्होंने कहा है तो हमको इस शादी को रद्द करना होगा। ये सुन वो चकती हुई कहते क्या। फिर तभी उसकी नजर बाजू में पड़ती है और हैरानी से कहता है वो तो प्रेसिडेंट के असिस्टेंट है ना, और शू फैमिली के यंग मास्टर। और मन में कहता है आज वो यहाँ पर कैसे आए, अगर वो हमारे लू परिवार की शादी अटेंड करेंगे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिर उनसे कहता है हेलो मिस्टर बैन, मैं लू ग्रुप से हूँ और आज मेरी बेटी की एंगेजमेंट है, मुझे अच्छा लगेगा कि आप इसमें आज शामिल होंगे। तो फिर वो व्यक्ति किंग चेन के पास जाती हुई उससे कहता है ये रही वर्ल्ड की लिमिटेड एडिशन की ज्वेलरी और ये है जी ब्रांड की। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काफी नहीं है तो हम इसे वापस भेज देंगे। इसकी बातें सुन जयरू खुश होती हुई मन में कहती है क्या वर्ल्ड की 5 लिमिटेड एडिशन ज्वेलरी। फिर वो व्यक्ति कहता है और बॉस क्या ये ज्वेलरी उनके लिए है। ये सुन डैड हैरानी से कहते हैं क्या बॉस। चिल्लाती हुई कहते है क्या तुम सच में किंग चेन हो, फोर्ब्स लिस्ट का सेकंड सबसे अमीर व्यक्ति। और फिर किंग चेन अपने व्यक्ति से कहता है नहीं हमें उन्हें गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, और क्योंकि हमारे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर डैड कहते प्लीज प्लीज मिस्टर किंग चेन रुक जाइए, और रुई हमारी बेटी है और आप उसके पति है तो बेशक आप हमारे दामाद हुए तो हम आपका स्वागत कैसे नहीं करेंगे भला। और रुई पहले तुमने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया। और प्लीज मिस्टर किंग चेन इस तरफ आइए और हमारी गलती के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। और फिर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं और वहीं पीछे जयरू अपने डैड से कहती है डैड उसने शाओ शाओ को मारा, फिर आपने उसे इनवाइट क्यों किया। तब उसके डैड खुश होती हुई कहते तुम कुछ भी नहीं जानती, रुई प्रेसिडेंट किंग चेन की वाइफ है, इसका मतलब ये है कि हमें एक गोल्ड माइन मिल चुकी है और तुम लोग मेरे पीछे आओ, हमें जाकर उनकी देखभाल करनी होगी। और वहीं ये सब सुन जयरू गुस्सा हो जाती है। और फिर सीन सिर्फ कुछ समय बाद रुई के डैड कुछ लोगों से कह रहे होते हैं ये है प्रेसिडेंट किंग चेन जो कि हमारे सेकंड सन इन लॉ है। फिर असिस्टेंट कहता है प्रेसिडेंट आपके लिए फ्रांस से एक कॉल आया है। और फिर वो कॉल लेता है और सामने से कोई कहता है किंग चेन आखिरकार तुमने कॉल का जवाब दे ही दिया। और आवाज सुन रुई मन में कहती है एक लड़की की आवाज। फिर वो कहता है मुझे इसका जवाब देना है और तुम मेरे पीछे पीछे कहाँ घूम रही हो। तब वो कहती है मैं यहाँ पर वॉशरूम ढूंढ रही हूँ। और फिर वो वॉशरूम में जाती है और उदास होती है मन में कहती है आखिरकार कौन होगा जिसने उसे कॉल किया है, और ऐसा लगता है कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज है, छोड़ो भी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर वो अपने डैड का बर्ताव याद करती है और मन में कहती क्या वो सच में मेरे डैड है, उनको इस तरह का बर्ताव करते हुए पहली बार देख रही हूँ। आखिरकार वो कौन पर्सन है जिसने मेरी मॉम को मुझसे छीना। और फिर जयरू चिल्लाती हुई कहती है रुई। फिर वो उसे मारने के लिए हाथ उठाती है और रुई उसका हाथ पकड़ उसे दूर धकेल देती है। फिर जयरू हैरानी सी कहती है रुई आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे डॉज करने की। तब वो कहती है क्यों क्या हुआ, क्या मुझे तुम्हें डॉज नहीं करना चाहिए था। और फिर जयरू की नजर उसके पैरों पे पड़ती है और चमचम
चमचमाती सैंडल्स देख वो चौंकती हुई मन में कहती है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने मयरा के हाई हील्स सैंडल्स पहनी है जिसे मैं खरीदना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं खरीद पा रही। और आखिरकार इस नायाज बेटी के पास सारी अच्छी अच्छी चीजें कैसे आ जाती है। आगे कहती है, रुई तुमने शाओ शाओ को मारने के लिए उस व्यक्ति को यहाँ लेकर आई और तुम बीच तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने सुंदर होने के बाद तुम उसकी वुमन बन सकती हो। की बातें सुन रुई मन में कहती है, अब मुझे उसका असली रंग दिख रहा है। और फिर वो सी कहती है, एल्डर सिस्टर हम दोनों एक ही पिता की बेटियां हैं और अगर मैं फेजेंट हूँ तो तुम क्या हो। ये सुन जयरू कहती है, बीच इतनी भी ज्यादा तुम अहंकारी मत बनो, मेरे पास सबूत है कि तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया है। ये सुन वो हैरानी सी कहती है, क्या सबूत। तब वो आगे कहती है, हाँ क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हें होटल भेजा था और मिस्टर हुआंग के बारे में क्या क्या वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तब वो हैरानी सी कहती है, क्या मिस्टर हुआंग। कहती है, हाँ मिस्टर हुआंग तुम उनके टाइप की हो और इसीलिए मैंने उनका भला करने के लिए तुम्हें उनके पास भेजा था। फिर रुई कहती है, तो फिर शाओ शाओ का क्या। तब वो कहती है, बेशक मैं उसके पास गई थी। फिर रुई कहती है, तुमने ये सब मेरे खिलाफ चाल चली है ना। और फिर जयरू हंसती हुई कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो और मैंने कुछ धागे खींचे ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं। और फिर रुई जयरू की ही रिकॉर्डिंग सुनाती हुई कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हें होटल भेजा था। रिकॉर्डिंग सुन वो घबरा जाती है और कहती है, तुम। फिर रुई कहती है, लकीली मैंने बाहर जाने से पहले मैं इस रिकॉर्डिंग पेन को अपने साथ लाई थी। अगर मैंने इसे अपने साथ नहीं लाया होता तो मैं अपनी बहन के अच्छे कामों को लोगों को कैसे सुनाती। फिर जयरू गुस्से से आगे बढ़ती हुई कहती है, लाओ वो पेन मुझे दे दो। और रुई, क्या तुम जानती हो कि मैं बचपन से ही तुमसे नफरत करती हूँ और मैं तुमको पहले दिन ही टपका देना चाहती थी जब तुम हमारे परिवार में आई थी, लेकिन डैड और ग्रैंडमा ने कहा कि तुम्हें रखना ठीक रहेगा क्योंकि मैं तुमको अपने दहेज के रूप में वहाँ काम करवाने के लिए ले जा सकती हूँ इसलिए। और जहाँ तक रही शाओ शाओ की बात, तो वो बस तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा था और वो अपनी पहचान के साथ तुम्हारी जैसी नाजायज बेटी के साथ शादी कैसे कर सकता है भला। लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम दूसरे व्यक्ति के साथ खेल खेलने के बाद हमारे कीन परिवार में वापस आ जाओगी और तुमने उस दूसरे व्यक्ति को बहकाया क्यों, है ना। और रुई, तुम ये रिकॉर्डिंग मुझे दे दो और तब मैं किसी को भी किंग चेन के साथ खेले गए तुम्हारे खेल के बारे में नहीं बताऊंगी। रुई कहती है, क्या। और फिर वो आगे बढ़ती हुई कहती है, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है। तभी अचानक रुई को कोई खींच लेता है और वहीं जयरू हैरान होती है और हम देखते हैं कि वो किंग चैन होता है। और फिर वो पीछे घूमती हुई कहती है, मिस्टर किंग चैन। और फिर वो उससे कहता है, क्या तुम्हें मेरी वाइफ से कोई दिक्कत है। वो कहती है, मिस्टर किंग चैन हम तो बस बहस करने लग गए थे, आपको ये सुनना चाहिए था और मैं तो बस रुई से ये कहने की कोशिश कर रही थी कि उसे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो इससे लू परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। ये सुन वह हैरानी से कहता है, क्या वो झूठ बोल रही है। फिर जयरू कहती है, हाँ आपसे पहले वो एक व्यक्ति के साथ थी और उनका नाम मिस्टर हुआंग है। और मुझे ये सब कहते हुए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है, लेकिन लू परिवार एक बहुत ही ज्यादा शिष्टाचार वाला परिवार है और अब तो रुई आपकी पत्नी है, तो मुझे लगता है कि। और वहीं रुई किंग चैन को देख स्माइल करने लगती है। जयरू आगे कहती है, और मुझे लगता है कि आपको उसकी पिछली जिंदगी से कोई परेशानी नहीं होगी क्यों, है ना। लेकिन इस बात पर किंग चैन उसे कोई रिस्पांस नहीं देता और ये देख वो हैरान होती है। और फिर रुई हैरानी से कहती है, हनी क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है। तब वो कहता है, बेशक मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुन जयरू चौंकती हुई कहती है, क्या मिस्टर किंग चैन आपको इस बारे में क्या पहले से पता था और आपको क्या इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि वो दूसरे व्यक्तियों के साथ सोती है। फिर रुई कहती है, बहन क्या तुम ये बात जानती हो कि तुम जिस व्यक्ति की बात कर रही हो वो यही है। ये सुन वो चौंकती हुई कहती है, क्या नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। मन में कहती है, मैंने तो सब कुछ व्यवस्थित किया था, ऐसा नहीं हो सकता। फिर किंग चैन उसे किस करती हुई कहता है, हाँ वो सही कह रही है। और मिस जयरू आपने मेरी पत्नी का अपमान किया है तो हमें हिसाब बराबर कैसा करना चाहिए। फिर वो पीछे हटती हुई कहती है, ये सब एक गलतफहमी थी। फिर किंग चैन कहता है, क्या गलतफहमी, क्योंकि ये एक गलती थी तो मेरे ख्याल से रुई के लिए ये बड़ी बात नहीं होगी कि वो इसके लिए तुमसे बदला ले क्यों, है ना। और तुम याद रखो कि कोई भी तुमको धमका नहीं सकता क्योंकि तुम मेरी वुमन हो। रुई तुम्हें मेरे साथ किसी के भी सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। और रुई तुम उसके साथ ठीक वैसा ही करो जैसा अभी अभी उसने तुम्हारे साथ किया था। और लू परिवार और चू परिवार सिर्फ
छोटे दो परिवार है, अगर वो नष्ट हो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। वहीं जेरू ये बात सुन वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। तभी अचानक उसके सामने आकर एक चाकू गिरता है और ये देख वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाती हुई कहती है बचाओ मुझे। आवाज सुन शाओ शाओ उसके पास आता है और कहते जेरू गले लगाती हुई कहती है शाओ शाओ भगवान का शुक्र है कि तुम यहाँ पर आ गए। और फिर वो कहता है मिस्टर किंग चैन क्या मैं आपकी वाइफ से 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ। ये सुन वो हैरानी सी कहता है क्या कुछ देर के लिए। फिर शाओ शाओ कहता है हाँ मुझे उनसे कुछ शब्द कहना है, मेरे और उनके बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। फिर किंग चैन कहता है क्या गलतफहमी, तुम इस बारे में क्या सोचती हो। फिर रुई गुस्से में कहती है मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। फिर शाओ शाओ उसका रास्ता रोकती हुई कहते है रुई हम 4 साल से क्लासमेट है और मैं अब तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ और इसी के साथ साथ अब मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ भी हूँ, तो तुम इतना भी मत बनो ठीक है। तब वो कहती है हाँ ठीक है तो फिर मैं तुमको एक मौका देती हूँ। और फिर किंग चैन कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ। तब वो कहती है हाँ ठीक है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी वुमन के दिल में कोई और हो। और फिर शाओ शाओ कहता है और जैरू तुम भी बाहर जाओ। ये सुन वो कहती है शाओ शाओ, वो कहता है तुम मेरी बात मानो, तुम बाहर जाओ और मेरा इंतजार करो। और उन दोनों को इस तरह देख रुई मन में कहने लगती है वो सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं। किंग चैन और जैरू वहाँ से चले जाते हैं और शाओ शाओ रुई से कहता है रुई मुझे माफ करना। ये बात सुन वो पीछे हटती हुई कहती है क्या माफ करना। फिर शाओ शाओ कहता है रुई तुम मुझे पसंद हो और तुम जानती हो कि तुम कौन हो। फिर वो कहती है तो फिर जैरू को तुमने मेरे खिलाफ सेटअप क्यों करने दिया। फिर शाओ शाओ कहता है उसका ये मतलब नहीं था और इसके अलावा क्या अब तुम ठीक नहीं हो और किंग चैन QID के प्रेसिडेंट है और वो मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है। और फिर रुई उसे थप्पड़ मारती हुई कहती है तुम बहुत ही ज्यादा घिनौने हो। वो कहता है रुई तुम सच में अब बदल चुकी हो, तुम वो नहीं रही जो तुम पहले थी। फिर वो कहती है क्या मैं बदल गई हूँ, तुम कह रहे हो कि मैं बदल गई हूँ। शाओ शाओ मैं 4 साल से तुमसे प्यार करती हूँ, 4 साल से, और तुमने कहा था कि तुम चेयरमैन हो स्टूडेंट काउंसिल के, तुम्हारी अगर गर्लफ्रेंड होंगी तो तुम्हारे जूनियर तुमको बिल्कुल भी तुम्हारे काम के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से हम पब्लिक में एक दूसरे से बात नहीं करते थे और यहाँ तक कि हम जब डेट करते थे तब भी हमें चोरी छुपे डेट करना पड़ता था। और फिर तुमने कहा कि तुम्हें अपने फ्यूचर बिजनेस के लिए एक अच्छी पत्नी की जरूरत है और इसी वजह से मैंने कॉलेज में 4 भाषाओं के साथ साथ बिजनेस इंक्वायरी का कोर्स किया और यहाँ तक कि मैंने अपनी छुट्टियां भी स्टडी रूम में बिताई है। और फिर शाओ शाओ तुमने कहा कि तुम्हें पतली और गुनी लड़की पसंद है क्योंकि खाना बनाना जानती हो और इसीलिए मैं ज्यादा खाना नहीं खाती थी, जबकि मुझे खाना खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है और खास तौर पर मैं कुकिंग क्लास भी गई थी कि ताकि मैं खाना बनाना सीख सकूं। मैंने 4 साल तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन तुम्हारा क्या, और तुमने मेरी बड़ी बहन के साथ मिलकर मेरी मासूमियत बर्बाद करने का प्लान किया। तुमने दूसरों को मुझे धमकाने में मदद की और अब तुम मुझ पर बदल जाने का आरोप लगा रहे हो। और फिर सीन शिफ्ट होता में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर किंग चैन रुई के पास आती हुई कहता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है क्या बात है। वो कहता है ये लो जाकर कपड़े बदल लो, हमें कंपनी चलना है। तब वो कहती है क्या कंपनी। किंग चैन कहता है हाँ हमें एक असिस्टेंट की जरूरत है और तुम उसके लिए बिल्कुल सही हो। इसलिए वो कहती है क्या, और फिर वो उससे कहता है क्या तुम 4 भाषाएं नहीं जानती हो। और वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं और वो कहती है बैन में घर आ गई और किंग चैन कहाँ है। अब वो घबराती हुई कहता है वो बॉस, और तभी लिफ्ट से किंग चैन आ जाता है और उसे देख वो उसके पास जाकर गले लगाती हुई कहती है डार्लिंग देखो मैं वापस आ गई, और क्या तुमने मुझे मिस किया। और किंग चैन उसे वहाँ देख रिएक्ट नहीं करता और उसे इस तरह शांत खड़ा देख वो उससे कहती है क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई, और क्या तुम जानते हो कि तुमसे मिलने आने के लिए मैं यहाँ 2 एडवर्टाइजर को मना करके आ रही हूँ। फिर किंग चैन उसे दूर करती हुई कहता है अब से तुम मुझे किंग चैन कहना। इसलिए वो कहती है क्या, और फिर वो कहता है हाँ अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है और अब मैं शादीशुदा हूँ। फिर वो लड़की कहती है क्या खत्म नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं अपने काम की वजह से तुमसे शादी नहीं कर सकती और न ही तुम्हारे साथ बच्चे पैदा कर सकती हूँ, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हारे लिए एक लड़की भेज दी थी। फिर किंग चैन उससे कहता है मैंने जिस लड़की से शादी की है वो वही लड़की है जिसे तुमने मेरे पास भेजा था, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ तो इसीलिए हमने शादी कर ली है और अब मुझे काम है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम जाकर बेन के पास बैठ सकती हो। और फिर लिफ्ट
से रुई आती है और मन में कह रही होती है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि वो सच में मुझे असिस्टेंट बनाना चाहता है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम ये घर पर रहने से तो बढ़िया ही है। फिर वो लड़की कहती आखिरकार प्रेसिडेंट के ऑफिस में फीमेल एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट कब हुई? वो व्यक्ति कहता है ये प्रेसिडेंट की असिस्टेंट नहीं है बल्कि बेन की असिस्टेंट है और अभी उनकी इंटर्नशिप है। और फिर वो लड़की कहती है क्योंकि तुम यहाँ पर असिस्टेंट बनने के लिए आई हो तो इसीलिए तुमको ठीक से बर्ताव करना चाहिए। और तुमने ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं और क्या तुम यहाँ पर व्यक्तियों को लुभाने के लिए आई हो? और फिर बीच में बेन आती हुई कहता है मैं उसे अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे दूंगा मिस वीरा। तब वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर बेन कहता है क्योंकि आज बॉस आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो क्यों ना आप। और फिर वो आगे बढ़ने लगती है और वही रुई मन में कहने लगती है बेन उसके साथ बहुत ही अच्छे बर्ताव कर रहा है, वो कौन है? फिर रुई बेन से कहती है वो कौन है? बेन उससे कहता है तुम बस यहाँ पर बैठ जाओ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर एक दूसरा एम्प्लॉय उससे कहता है बेन वो कौन है? अब बेन उससे कहता है तुम इस बारे में बात करना बंद करो, काम पर ध्यान दो। और परेशान होते हुए मन में कहता है बॉस ने मुझसे कहा कि मैं किसी को ना बताऊं कि वो कौन थी, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे वो। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर रुई अंगड़ाई लेती हुए मन में कहती है मेरे पास अब करने के लिए कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता कि वहाँ अंदर क्या है। फिर तभी किंग चन आती हुई कहता है क्या तुम थक चुकी हो? तब वो कहती है नहीं। और फिर वो कहता है अगर तुम काम नहीं करना चाहती हो तो तुम घर पर रह सकती हो और रुई तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। और फिर वो कहती है नहीं मैं काम करना चाहती हूँ और मुझे नौकरी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं अपनी पूरी जिंदगी आप पर निर्भर नहीं रह सकती। ये बातें सुन वो उससे कहता है मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि तुम पूरी जिंदगी मुझ पर भरोसा कर सकती हो। ये सुन वो ब्लश करने लगती है। और क्या तुम्हें भूख लगी है तो चलो मैं तुम्हें डिनर पर ले चलता हूँ। और फिर तभी रुई को मैसेज आता है और हम देखते कि 35 मैसेज होते हैं शाओ शाओ के। और फिर वो उससे कहती है मैंने उसके साथ सब कुछ खत्म कर दिया है। फिर वो उससे फोन लेती हुई कहता है मैं जानता हूँ। और फिर किंग चेन शाओ शाओ के मैसेज पढ़ता है जहाँ पर उसने लिखा होता है रुई मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मुझे एक और मौका दो। अभी तुम्हारी बड़ी बहन से शादी कर रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी ही उससे तलाक ले लूंगा, तुम मेरा इंतजार करना। रुई हालांकि किंग चेन बहुत ही ज्यादा अमीर है लेकिन क्या तुम जानती हो कि बाहर उसके बारे में लोग क्या कहते हैं? वो एक नंबर का बदमाश है, वो तुमसे झूठ बोलेगा तो तुम उसके बहकावे में मत आना। और फिर शाओ शाओ का कॉल आने लगता है और किंग चेन उसका कॉल उठाता है और सामने से शाओ शाओ कहता है रुई आखिरकार तुम मुझसे बात करने को तैयार हो ही गई। रुई रुई तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। वहीं रुई परेशान होती है मन में कहने लगती है मैंने पहले क्यों नहीं देखा कि उसके साथ गड़बड़ है। वो कहते है रुई आखिरकार तुम कुछ कहती क्यों नहीं? और मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये मेरी गलती है और तुम मुझे माफ क्यों नहीं करती? और फिर किंग चेन कहता है क्योंकि वो मेरी पत्नी है और क्योंकि तुम इतने ज्यादा फ्री हो तो मुझे तुमसे काम करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसे कॉल पर आता देख शाओ शाओ फोन फेंक कर तोड़ देता है। और वहीं किंग चेन रुई से कहता है मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है और अगर फिर से वो तुम्हें परेशान करता है तो तुम मुझे बता देना। तब वो कहती है हाँ ठीक है। फिर वो कहता है चलो अब जाकर तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हें डिनर पर ले चलता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर वो दोनों हमें रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं और खाने को देख रुई खुश होती हुई कहती है हमारे साथ जुड़ने के लिए कोई आ रहा है, अगर कोई नहीं आ रहा है तो ये खाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा है। और मन में कहती है क्या सभी अमीर लोग इसी तरह का खाना खाते हैं और ये खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। फिर किंग चेन कहता है नहीं ये खाना ज्यादा नहीं है रुई, तुम जितना चाहो उतना खाना खा सकती हो, अगर तुम मोटी हो भी जाओ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जब तुम मोटी हो जाओगी तो जब मैं तुमको छूऊंगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। उसकी ये बातें सुन वो मन में कहने लगती है क्या वो मुझे छुएगा तो उसे अच्छा महसूस होगा? आखिरकार वो ये क्या कर रहा है? और फिर कुछ समय बाद उसका खाना खाना हो जाता है और वहाँ पर कोई कहता है जयरू मिसेस चू बनकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है? और ये आवाज सुन वो मन में कहती है ये आवाज तो। और उसे देख किंग चेन कहते हैं क्या तुम उसे जानती हो? तब वो कहती है हाँ वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त सुजियान है। और मन में कहती है लेकिन उसे तो अमीर लोगों से नफरत है ना, तो फिर वो जयरू के साथ क्यों है? और वहीं जयरू उससे कहती है तुम इस सबके बारे में भूल जाओ। और वो रुई
है वो बीच इतने दिनों तक गायब होने के बावजूद भी वो अचानक इतने अमीर व्यक्ति की पत्नी बन गई। ये सुन सूजियान चिल्लाती हुई कहती है क्या ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जेरू कहती है हाँ मुझे भी यकीन नहीं होता कि वो लड़की इस तरह के व्यक्ति के करीब आ सकती है, लेकिन मैंने ये सब खुद देखा है और इसीलिए मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। और फिर सूजियान कहती है लेकिन किंग चेन के बारे में एक मैं सीक्रेट जानती हूँ। वहीं रुई भी ये बात सुन लेती है और मन में कहती है क्या सीक्रेट। और फिर जेरू कहती है क्या सीक्रेट, तुम बातें मत घुमाओ, सीधे बताओ कि बात क्या है। वो कहती है QID में सभी लोग ये बात जानते हैं, जब मैं QID में इंटर्न का काम कर रही थी तब किंग चेन की एक लवर हुआ करती थी और मेरे ख्याल से वो एक स्टार है और उसे वीरा कहा जाता है। वो एक्ट्रेस अपने करियर के खातिर किंग चेन से शादी नहीं करना चाहती थी, तो ऐसा हो सकता है कि किंग चेन के लिए रुई एक वो ऑप्शन हो। और ये सुन वो मन में कहती है क्या ये सच है। फिर किंग चेन उसकी ओर देखता है और रुई उससे कहती है क्या तुम किसी को पसंद करते थे। तब वो कहता है क्या पसंद से वो बहुत दूर है। और फिर वो मन में कहने लगती है क्या सच में ये कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने सितारे को कैसे अलविदा कर सकता है जो कि 7 साल से उसके साथ था। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी वो और मैं एक दूसरे का इस्तेमाल ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। और वैसे भी आखिरकार मैं होती कौन हूँ उससे पूछने वाली। और फिर वो उससे कहती है अब मेरा पेट भर चुका है। किंग चेन कहता है बढ़िया, चलो अब मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ ताकि तुम अच्छी तरह से आराम कर सको। फिर वो दोनों जाने लगते हैं और जाते हुए रुई सूजियान से टकरा जाती है और वो कहती है रुई। फिर वो कहती है हमने एक दूसरे को बहुत ही लंबे समय से नहीं देखा, अब मुझे पता चला कि तुम ही वो थी जो कि मेरी बड़ी बहन की मदद कर रही थी। वो कहती है तुम। और फिर वो मन में कहने लगती है क्योंकि रुई अब मेरी किसी काम की नहीं है तो मुझे जयरू के साथ रहना चाहिए। फिर वो उससे चिल्लाती हुई कहती आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो। अपनी बड़ी बहन की मदद करना मैं हमेशा से ही उसकी तरफ से हूँ और मुझे नहीं लगता कि उसकी मदद करने में कोई गलत बात है। उसकी ये बातें सुन रुई कांपते हुए पीछे हटने लगती है। फिर किंग चेन उसे संभालती हुई कहता है तुम जाकर कार में बैठो और इस सब को मुझ पर छोड़ दो। फिर रुई कहती है मैं उससे बात करना चाहती हूँ तो मुझे 1 मिनट दो उससे बात करने के लिए। वो उससे कहता है हाँ ठीक है, तो फिर मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और बस तुम ये बात याद रखना, तुम जिस किसी से भी डील कर रही हो उससे तुम डरना मत क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जयरू कहती है सूजियान क्या चल रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर सूजियान कहती है वो मुझसे ये पूछ रही है कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की, क्योंकि जयरू तुम बहुत ही ज्यादा दयालु हो तो बेशक मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर रुई गुस्से से कहती है तुमने उसकी मदद की ताकि वो मेरे खिलाफ चाल चल सके और तुम ही एकमात्र पर्सन थी जो कि मेरे और शाओ के बारे में जानती थी। वो कहती है क्या मैंने सेटअप में मदद की, मैं तो बस अपनी बहन की मदद कर रही हूँ क्योंकि उसके लवर को उसकी ही छोटी बहन ने उससे छीन लिया था और मैंने उसकी मदद इसलिए की ताकि मैं उसको न्याय दिला सकूं। और फिर रुई कहती है सूजियान आखिरकार तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तब वो कहती है क्या दोस्त, लेकिन हम तो सिर्फ क्लासमेट है ना। वो कहती है सूजियान क्या हमेशा से ही तुम्हें ऐसा लगता था। और फिर मन में कहती है सूजियान मैं उन दिनों को याद कर खुश हुआ करती हूँ जब हम दोनों दोस्त साथ में मिलकर एंजॉय किया करते थे। फिर आगे सूजियान कहती है मेरी दोस्त जयरू है और आखिरकार तुम खुद को क्या समझती हो कि तुम मेरी दोस्त हो। फिर रुई कहती है छोड़ो भी, तुम आज वैसे ही मेरी बहन की तरह बर्ताव कर रही हो और मुझे आज बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है जो मुझे तुम्हारा ये रंग देखने को मिला, अब तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वो गेट ओपन कर वहाँ से जाने लगती है और किंग चेन उससे कहता है तुम्हें देखकर अच्छा नहीं लग रहा, तुम मुझे गले लगाना चाहती हो। और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और किंग चेन पीछे घूमकर उस लड़की को घूरने लगता है और खुद को ऐसे घूरे जाता देख वो कांपने लगती है और तभी उसका हाथ गिलास पे लगता है और पानी उड़कर जयरू की ड्रेस पर गिर जाता है। फिर जयरू गुस्से में कहती है तुमने ये क्या किया। फिर वो कहती है जयरू मुझे माफ करना, ये गलती से हो गया। फिर जयरू उसे धक्का देती हुई कहती है तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हाँ तुमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था दोस्त, तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। और ये कहती हुए वो उसके सर पर पानी डालने लगती है और फिर सूजियान कांपती हुए मन में कहती है तुमने आज जो मेरे साथ किया है देखना एक दिन तुम्हें इसके लिए पछतावा होगा, उस दिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर सिर्फ कुछ समय बाद वो जारी होती है तभी उसके सामने 3 व्यक्ति आते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं वो रही। वो हैरानी
हैरानी सी कहती है तुम लोग कौन हो और आखिरकार तुम लोग चाहते क्या हो। तब वो व्यक्ति कहता है आखिरकार तुम्हारी लू परिवार के लोगों की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसी हुई। और फिर सूजियान हैरानी सी कहती है क्या लू परिवार तुम आखिरकार बात किसकी कर रहे हो, रुई की या फिर जयरू की। और तभी वहाँ कोई आती हुई कहता है आखिरकार यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। और सूजियान कहती है प्लीज मेरी मदद करिए। वो व्यक्ति कहता है क्या ये लोग तुम्हें चोट पहुँचा रहे हैं। वो कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप यहाँ नहीं आए होते तो मुझे नहीं पता कि ये लोग मेरा क्या करते। स्माइल करते हुए मन में कहती है क्या ये एक वरदान है। और फिर शिफ्ट हम किंगचन को देखते हैं और कॉल पर कोई उससे कह रहा होता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस किए हैं, तुम इसका भुगतान कैसे करोगे। पर वो उसे जवाब नहीं देता और कॉल कट कर देता है। और वही नींद में रुई बड़बड़ा रही होती है प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, कोई मेरी मदद करो। और फिर वो जाकर उसे गले लगाती हुई कहता है डरो मत और कोई नहीं है जो तुमको धमका सकता है। और फिर शिफ्ट कुछ समय बाद वो चिल्लाती हुई कहती है तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो। तब वो कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक वाइफ के रूप में तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। और फिर शिफ्ट कुछ समय बाद वो ये सब बातें याद कर चिढ़ती हुए मन में कहती है नहीं नहीं भूल जाओ भूल जाओ। और फिर उसके पास कोई आती हुई कहता है क्या तुम न्यू असिस्टेंट हो, प्रेसिडेंट के ऑफिस में तो कई सारे लोग हैं लेकिन क्या तुम इस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सक्षम हो। और ये कहकर वो उसे कुछ देती है। तब वो कहती है ये क्या है। वो कहती है यहाँ पर आए गए सभी न्यू कमर्स के लिए वेलकम पार्टी दी जाती है और क्योंकि तुम प्रेसिडेंट ऑफिस में एक न्यू कमर हो तो इसीलिए मुझे किसी ने तुम्हें वहाँ पर लाने के लिए कहा है। ये सब बातें सुन रुई मन में कहने लगती है कौन आखिरकार इस सब के पीछे कौन हो सकता है। वो कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जरूर आऊंगी। और फिर शिफ्ट उतर वो वहाँ पहुँच जाती है और मन में कहती है क्या ये वही जगह है। और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने एक वेलकम पार्टी के लिए एक विला को किराए पर लिया। फिर विला के अंदर से एक लेडी बाहर आती हुई कहती है आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हुई है, अंदर आइए। और फिर वो अंदर जाती है और चौंकती हुई मन में कहती है सूजियान। और वही वो कह रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। और फिर उससे कहती है रुई ये मेरे मेंटोर है और मैंने ये सुना है कि तुम प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम करती हो और इसीलिए तुम्हारी कोई भी देखभाल नहीं करता, तो इसीलिए मैंने उनसे कहा कि तुम्हें यहाँ पर इनवाइट करे। उसकी ये बातें सुन रुई हैरानी से मन में कहने लगती है आखिरकार उसने मुझे क्या करवाने के लिए यहाँ इनवाइट किया है। फिर सूजियान कहती है रुई आओ मेरे साथ आओ, और क्या तुम हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहती। तभी वहाँ खड़े सभी लड़कों की नजर उस पे पड़ती है और फिर वो उसके पास जाती हुई कहती है सूजियान तुम्हारी दोस्त तो बहुत ही अच्छी है लेकिन प्रेसिडेंट का ऑफिस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और वहाँ पर लड़कियों को रिक्रूट नहीं किया जाता। और फिर दूसरा व्यक्ति कहता है रुई क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगी। फिर एक और व्यक्ति कहता है मिसेस रुई हम सभी को आपकी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। और फिर वो आगे बढ़ते हुए मन में कहती है हम सभी लोग कलीग से भूल जाओ और मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठती हूँ और फिर उसके बाद में सभी से माफी मांगकर यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर एक व्यक्ति उसके पास आती हुई कहता है असिस्टेंट रुई क्या मैं आपके साथ वाइन पी सकता हूँ। तब वो कहती है मैं वाइन की जगह इस जूस से टोस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैं वाइन नहीं पीती हूँ। और फिर वहाँ सूजी आती हुई कहती है रुई लेकिन तुम कॉलेज में तो तुम बहुत ही ज्यादा वाइन पिया करती थी। और ये सुन वो मन में कहती है क्या तुम बस ये सब करना बंद कर सकती हो। वो उसे कहती है मैं नहीं पीती, क्या तुम इस बारे में नहीं जानती हो। और फिर वो जूस पीती हुई कहती है मैं सबसे पहले नीचे जाऊंगी। और तभी अचानक उसे किंगचन का कॉल आने लगता है। वो कहती है मुझे इस कॉल का जवाब देना है तो एक्सक्यूज मी गाइस। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और सूजिया उस व्यक्ति से कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, वो इस वक्त अकेली है तो जल्दी से जाओ। और वहीं दूसरी तरफ किंगचन उससे कह रहा होता है बेन ने मुझे बताया कि तुम आज बाहर आई हो। तब वो कहती है हाँ मैं थोड़ी देर में घर चली जाऊंगी और तुम तो बिजनेस ट्रिप पर हो ना। और तभी उसे सामने से एक जोरदार साउंड आता है और घबराती हुई कहती है तुम ठीक तो हो ना, क्या क्या ये गन साउंड था। फिर उसे मैसेज आता है मैं तुमको रात को लेने के लिए आऊंगा और तब हम बात करेंगे। और ये मैसेज पढ़ वो मन में कहने लगती है कहीं उसे चोट तो नहीं लगी होगी ना। और तभी वो व्यक्ति उसके पास आती हुई कहता है असिस्टेंट रुई आप यहाँ पर अकेली क्या कर रही है। और चलिए असिस्टेंट रुई साथ में कुछ मजा करते हैं। वो उसका झटकती हुई कहती है आप थोड़े नशे में हैं तो जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। तब वो व्यक्ति लटपकाती हुई कहता है क्या आराम कर लूं, हाँ ठीक है चलो तुम मेरे साथ चलो मैंने कमरा तैयार कर लिया है। और रुई उसे डॉच करती है और वह व्यक्ति पानी के अंदर गिर जाता है। रुई गुस्से में कहती है तुम खुद ही बाहर निकल जाना। और फिर रुई वहाँ से जाने लगती है
और तभी अचानक वो व्यक्ति बाहर निकलकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, तुम ये किस तरह का नाटक कर रही हो, और तुमने तो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बताया था ना कि तुम्हें मुझ पर क्रश है। उसकी ये बातें सुन वो चौंक जाती है और कहती है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उसे, जिसने भी तुमसे ऐसा कहा है तुम उसके पास जाओ। तब वो व्यक्ति कहता है, क्या मैं उसके पास जाऊं? नहीं, तुम मेरी टाइप की हो ना कि वो। और तभी अचानक उसे कोई लात मारती हुई कहता है, तुम कमीने यहाँ से चले जाओ। और वो किंग चेन होता है और उसे खुद को लात मारता देख वो व्यक्ति उससे कहता है, जिसने मुझे परेशान करने की हिम्मत करी, प्रेसिडेंट किंग आप। और फिर किंग चेन रुई को अपनी गोद में उठा लेता है और वो मन में कहती है, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी यहाँ आ जाओगे। और फिर किंग चेन कहता है, तुम इसका ख्याल रखना। और रुई कहती, आखिरकार तुम इतने पीले क्यों लग रहे हो? फिर वो उसके सर को छूती है और कहती है, ब्लड? क्या तुमको कहीं चोट लगी है? बताओ, मुझे देखने दो। तब वो कहता है, चलो सबसे पहले घर चलते हैं, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। और फिर वो जाकर उस व्यक्ति से कहता है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो आज तुमने जो कुछ भी देखा है तुम उन बातों को भूल जाओगे, ठीक है? तो वो व्यक्ति कहता है, हाँ मैं समझ गया। और गुस्से में कहता है, धत तेरी की, ये सब उस बीच सूजियान की गलती है। और फिर बेन कहता है, उस लड़की की वजह से उन्हें अपना मिशन छोड़कर वापस आना पड़ा, तो वो उनकी वीकनेस होंगी, है ना? तो मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। और फिर सीन शिफ्ट तरफ किंग चेन का घर देखते हैं, जहाँ पर उसका व्यक्ति उससे कहता है, मैंने सारी बॉडी से गोलियां निकाल दी है। और फिर रुई अंदर आती है और उसे देख मन में कहने लगती है, अब वो इन सभी बातों के बारे में चिंता नहीं करना चाहता और कहती है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ सेब छिल देती हूँ। और फिर किंग चेन कहता है, वो सच में एक गन शॉट का साउंड था। और तभी रुई की उंगली पर एक कट लग जाता है। और फिर वो उसके पास आती हुई कहता है, तुम इतनी अनाड़ी कैसे हो सकती हो? ठीक है, अब ये रुक चुका है और मेरी आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और जब मैं काम करता हूँ तो ये मेरे लिए आम बात है, हमेशा ऐसा होता है। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कोई भी मेरी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। तभी अचानक उसके शोल्डर में दर्द होता है और वो कहती है, ध्यान से। और फिर वो पट्टियां खोलता है और हम देखते हैं कि उसका वो घाव गायब होने लगता है। और उससे कहता है, रुई तुम्हारा ब्लड इस तरह काम करता है? ये सुनहरानी सी कहती है, क्या मेरा ब्लड? और फिर सीन शिफ्ट तरफ नेक्स्ट डे की मॉर्निंग देखते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग बाहर निकल रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की है रानी सी कहते हैं, क्या तुमने उसे देखा? मैंने कल रात से उसे नहीं देखा है। की बात सुन सुजियन कहती हूँ, क्या तुम जी की बात कर रही हो? वो कल रात रुई के साथ बाहर गया था, उसके बाद शायद से वो दोनों एक साथ रूम में गए थे। सुन वो लड़की कहती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक साथ? फिर दूसरी लड़की कहती है, जी तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, तो उसने उसके साथ पूरी रात भर। सच में रुई तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है और वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम भी करती है ना? और फिर सीन शिफ्ट तर वहीं दूसरी तरफ रुई किंग चेन के साथ बेड पर होती है और रुई किंग चेन को देख मन में कह रही होती है, क्या मेरे ब्लड से उसके घाव बढ़ सकते हैं? ये बात वो पहले से ही जानता था क्या? और वो कल भी बहुत ही ज्यादा हैरान था। एक मिनट रुको, मेरा खून घावों को भरने के अलावा और क्या करता है? फिर किंग चेन कहता है, बस अब तुम मुझे इस तरह देखना बंद करो। वो हैरानी सी कहती हूँ, क्या? नहीं, मैं तुमको नहीं देख रही थी। तब वो कहता है, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, अगर तुम मुझे नहीं देख रही थी तो तुम किसे देख रही थी? और वहीं वो ब्लश कर मन में कहने लगती है, क्यों? आखिरकार वो मेरे इतने करीब क्यों आ रहा है? और तभी अचानक वो उससे दूर होती हुई कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आज रात डिनर पार्टी है और स्टाइलिस्ट आ रही है, तो तुम तैयार हो जाओ। क्या हुआ? तुम किसका इंतजार कर रही हो? फिर वो हैरानी सी कहती, कल तुमने मुझे उसके बारे में नहीं बताया, उस गोली के बारे में, कल क्या किया तुमने? तब वो उसे गले लगाती हुई कहता है, मैं कल कुछ लोगों की देखभाल करने गया था जो कि किसी को मार रहे थे। वो कहती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुमने उन्हें? वो कहता है, हाँ मैंने किया। वो कहती है, लेकिन क्या तुम QID के प्रेसिडेंट नहीं हो, तो तुम ऐसे किसी को कैसे मार सकते हो? और इसके अलावा अगर तुम्हारे खिलाफ किसी को सबूत मिल गए तो मेरे बारे में क्या? और फिर वो कहता है, ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम मेरे वाइफ के रोल में हो, मैं बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और रुई, मान लो अगर मेरे खिलाफ सबूत मिल जाते हैं और मैं पकड़ा गया तो तुम क्या करोगी? वो ब्लश करती हुई कहती है, क्या?
तभी अचानक वो उसे किस करने लगता है और फिर वो उसे दूर धकेलते हुए कहती है, मैं इस तरह का बर्ताव करूंगी जैसे कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ और सामान पैक कर कर यहाँ से भाग जाऊंगी। और फिर वो कहता है, क्या तुम में हिम्मत नहीं है? और फिर बाहर से उसका व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है, प्रेसिडेंट ओल्ड लेडी आ रही है। वो कहता है, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रुई हैरानी सी कहती है, ओल्ड लेडी वो कौन है? तब वो कहता है, वो मेरी ग्रैंड माँ है। ये सुन वो घबराती हुई मन में कहने लगती है, क्या मैं किंग चेन के फैमिली मेंबर से मिलने जा रही हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर वो कहता है, मैं पहले नीचे जा रहा हूँ, तुम अपना समय ले लो और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरी ग्रैंड माँ बहुत ही अच्छी है। फिर कुछ समय बाद रुई नीचे आती है और ग्रैंड माँ उसे देख कहती है, अच्छा तो तुम हो रुई? वो घबराती हुई कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा और मैं हूँ लू रुई। और फिर ग्रैंड माँ कहती है, आओ मेरे पास आओ। और फिर वो उनके पास जाती है और ग्रैंड माँ उसका हाथ पकड़ती हुई कहती है, तुम कितनी सुंदर लड़की हो और आखिरकार तुम इस बदमाश से शादी कैसे कर सकती हो? उसने कॉल कर कर मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि उसने शादी कर ली है और उसने फिर तुरंत फोन कट कर दिया। उसने जिस समय मुझे कॉल किया था वो आधी रात का समय था और उस समय तुम्हारे ग्रैंड माँ और मैंने इस बात को इतने सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब जाकर मुझे विश्वास हुआ। उनकी ये सब बातें सुन वो उदास होती हुई मन में कहने लगती है, क्या आधी रात को शादी? और फिर किंग चेन कहता है, ग्रैंड माँ आपने रुई को तो डरा ही दिया। और फिर वो कहती है, रुई तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारा परिवार सभ्य है और तुम इतना बताओ कि कहीं वो तुमको धमकाता तो नहीं है। और तभी वो चौंक जाती है और उन्हें इस तरह देख रुई कांपते हुए मन में कहने लगती है, क्या हुआ? तब वो कहती है, ये सिंबल वाला नेकलेस। वो कहती है, इसमें क्या गड़बड़ है? और फिर वो मन में कहने लगती है, क्या इसका लू परिवार से कुछ लेना देना है क्या? और लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत है। फिर उनसी कहती है, क्या आप इसे देखना चाहती है ग्रैंड माँ? ग्रैंड माँ कहती है, नहीं मुझे नहीं देखना, तुम इसे पहनी रखो और तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये नेकलेस कब पहना? तब वो कहती है, मुझे याद नहीं और जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने हमेशा से ही इसे पहन कर रखा है और मेरी बड़ी बहन ने कुछ दिन इसे पहन कर रखा था, लेकिन अचानक किसी कारण से उसे बुखार आ जाता था। फिर अंत में उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिर उसकी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाने के बाद मुझे ये नेकलेस वापस दे दिया गया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये एक श्रापित नेकलेस है। उसकी ये सब बातें सुन ग्रैंड माँ मन में कहने लगती है, इस नेकलेस को कोई भी नहीं पहन सकता क्योंकि ये एक फिनिक्स नेकलेस है। चलो ठीक है, अब मुझे जाना है और कुछ दिन बाद रुई मैं तुमसे मिलने दोबारा आऊंगी। तब वो कहती है, हाँ ठीक है ग्रैंड माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और रुई कहती है, ग्रैंड माँ इस नेकलेस को देखकर इतनी हैरान क्यों हुई? वो कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और मन में कहता है, ग्रैंडमा ने इस तरह का रिएक्शन दिया, क्या इस नेकलेस का उस परिवार से कुछ लेना देना है क्या? फिर वहाँ पर मेड बहुत सारी ड्रेसेस लेकर आती है और उन्हें देख उन सभी ड्रेसेस को देख रुई की आंखें चमचमाने लगती है। और किंग चेन कहता है, स्टाइलिस्ट अभी तक नहीं आई है तो पहले कपड़े सेलेक्ट करने के बारे में क्या ख्याल है? तब वो कहती है, हमारे घर पर इतनी सारी ड्रेसेस कब आई? वो कहता है, यहाँ पर एक रूम है जिसमें ढेर सारे कपड़े रखे गए हैं तुम्हारे हिसाब से और तुम पहली बार किसी डिनर पार्टी में जा रही हो तो इसलिए मैंने सोचा कि कपड़े तैयार करने में बहुत ही ज्यादा समय जाएगा। इसके अलावा तुम्हारे लिए ये सब बहुत ही ज्यादा परेशानी भरा भी होगा और इसीलिए मैंने बहन से कहकर तुम्हारे लिए न्यू ड्रेसेस मंगवा ली और मैं किसी दूसरी महिला को तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं दिखने दूंगा। फिर रुई कहती है, लेकिन ये सब तो बहुत ही ज्यादा महंगा होगा ना? वो कहते है, तुम चिंता मत करो, ये इतना भी महंगा नहीं है, जाओ आगे बढ़ो और जाकर ड्रेस सेलेक्ट करो। वो आगे बढ़ती है और ब्लश कर मन में कहने लगती है, क्या ये सारे कपड़े मेरे लिए है? और इन सभी ड्रेसेस को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं कहीं की राजकुमारी हूँ और वो वाकई काफी ज्यादा अच्छा और थॉटफुल है। लेकिन अगर मुझे उससे प्यार हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, हम सिर्फ एक दूसरे के साथ हमारी खुद की जरूरतों के लिए है। फिर वहाँ पर बेन आती हुई कहता है, प्रेसिडेंट ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन। और फिर किंग चेन कहता है, तुम इसे मैडम को दो और बेन जाकर रुई को देता है। और वहीं किंग चेन कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें खुद की रक्षा करना सीखना होगा। और वहीं रुई उन फोटोज को देख हैरान होती है, मन में कहने लगती है, क्या ये वही कलीग नहीं है जिसने कल रात विला में खेल खेला था? और अब मुझे पता चला कि कल रात की वो वेलकम पार्टी कोई नॉर्मल वेलकम पार्टी नहीं थी और आखिरकार उसके और मेरे बीच में इतनी नफरत क्यों है?
और आखिरकार उसने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया। और फिर वो दोनों हमें कार में दिखाए जाते हैं और रुई कहती है क्या हमारा इस तरह साथ में बाहर जाना ठीक रहेगा, क्योंकि अभी तक तो हम दोनों की शादी भी नहीं हुई है। तो वो कहता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस बात को पब्लिक करने का ये एक अच्छा मौका है, और अब तुम उतर जाओ, हम पहुंच चुके हैं। और फिर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं और किंग चेन रुई को देख कहता है क्या तुम घबराई हुई हो। तब वो कहती है लकीली ये तो अच्छी बात है कि मैंने पहले एक्टिंग सीखी है। और फिर एक व्यक्ति किंग चेन के पास आती हुई कहता है प्रेसिडेंट कैसे हैं आप। और रुई उन्हें देख चौंकते हुए मन में कहती है ये तो मेयर है ना, जिसे मैंने अब तक सिर्फ टीवी पर देखा है, वो अब मेरे सामने है। और फिर किंग चेन कहता है और ये है मेरी फियोंसे। वहीं उसकी ये बातें सुन वहाँ पर कुछ लड़कियाँ कहने लगती है ओ गॉड कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया ना। मिस्टर किंग चेन ने कहा कि वो उसकी फियोंसे है। फिर दूसरी लड़की कहती है हाँ इस पर तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, और मैंने अफवाहें सुनी है कि वो सेक्स एडिक्टेड है। और फिर एक और लड़की कहती है हालांकि ये इन्फॉर्मेशन पुरानी है, लेकिन मैंने सुना है कि वो हमेशा अपने साथ गर्लफ्रेंड को रखते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही हो। फिर दूसरी कहती है नहीं मुझे यकीन नहीं है, अगर कोई स्टार ऐसी दिखती है तो वो बहुत ही ज्यादा फेमस होती ना। और वहीं रुई मन में कहने लगती है वो बस इतना कह रहा है कि मैं उसकी फियोंसे हूँ, और यहाँ पर कितनी सारी लड़कियां है जो कि उससे शादी करना चाहती है। और वहीं किंग चेन उससे कहते है तुम ठीक हो ना, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। तब वो कहती है हाँ, और रुई की नजर उन दोनों पे पड़ती है और मन में कहती है वो लोग अक्सर हमें मिल ही जाते हैं। और फिर तभी उसके पास एक लेडी आती हुई कहती है हेलो मिस रुई, मेरा नाम बाई यिंग है और मैं लू नेन्टियान की वाइफ हूँ। अब रुई उससे कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर यिंग कहती है मिस रुई उन दोनों को अकेला छोड़ दो और मुझे आपसे एक सेकंड के लिए बात करनी है। तब वो कहती है हाँ जरूर। और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं, तभी एक लेडी उसके पास आती हुई कहती है यिंग तुम कहाँ छुपी हुई थी, ये कौन है, तुम हमें इंट्रोड्यूस करवाओ। तब वो कहती है हाँ ठीक है ये मिस रुई है QID के प्रेसिडेंट की फियोंसे। ये सुन वो लड़की चौंकती हुई कहती है क्या QID के प्रेसिडेंट की फियोंसे, आप सच में बहुत ही ज्यादा लकी है मिस रुई। उसके साथ खड़ी लड़कियां भी कहने लगती है यहाँ पर हर कोई जानता है कि QID को प्रेसिडेंट किंग ने सिर्फ 7 साल में खड़ा किया है, और कई लोगों को तो इस काम के लिए और वो फोर्ब्स की लिस्ट में सेकंड नंबर पर आते हैं, और दूसरे लोगों को तो ये प्लेस पाने के लिए कितना समय लगता है, और ज्यादातर लोग तो पूरी जिंदगी में भी ये स्थान नहीं पा पाते। फिर रुई हैरानी सी कहती है तो फिर फर्स्ट प्लेस पर कौन है। फिर वो लेडी कहती है क्या किसी ने येडी को बुलाया, हालांकि उसका ये नाम असली नहीं लगता क्यों है ना, और कोई भी नहीं जानता कि वो व्यक्ति कैसा दिखता है और कहाँ रहता है। और वो सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ जयरू आती हुई कहती है रुई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब वो कहती है मैं यहाँ पर किंग चेन के साथ आई हूँ। और तभी जयरू की नजर उसके हाथ पे पड़ती है और मन में कहती है ये तो कल ही लॉन्च हुआ है और उससे पहले ही मिल गया। और फिर तभी रुई उसे वहाँ से दूर ले जाती हुई कहती है मुझे आप सभी लोग माफ करना, मुझे लगता है कि मेरी बड़ी बहन की तबीयत ठीक नहीं है और उसे थोड़ा आराम करने की जरूरत है, तो मैं उसे यहाँ से ले जाती हूँ। और फिर जयरू उसका हाथ झटकती हुई कहती है हटो मेरे पास से, अब हम अकेले हैं। तब रुई उससे कहती है क्या तुम मुझसे पूछकर मुझसे बात नहीं करना चाहती। फिर जयरू कहती है तुम बहुत ही ज्यादा होशियार हो, तुमने सही कहा, मैं तुमको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले मेरे जूते बहुत ही ज्यादा गंदे हैं, तुम अगर इसे साफ कर देती हो तो अब मैं तुमको बताऊंगी। फिर रुई आगे बढ़ती हुई कहती है ठीक है तो फिर मैं जा रही हूँ। तब जयरू से कहती क्या तुम उस सीक्रेट के बारे में नहीं जानना चाहती। तब वो कहती है मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर जयरू कहती है लेकिन ये तुम्हारी मॉम के बारे में है। हाँ तुमने सही सुना, क्या तुम अपनी मॉम के बारे में नहीं जानना चाहती। और फिर रुई कहती क्या मेरे रियल मॉम के बारे में। और मन में कहती तुम्हारे द्वारा उन्हें बहुत पहले ऊपर पहुंचा दिया गया था और अब मैं देखती हूँ कि तुम क्या कहती हो। और उससे कहती है कहो। और फिर जेरू गुस्से से उससे कहती क्या तुम इस तरह दूसरों से मदद मांगती हो, कम से कम तुम्हें अपने घुटनों के बल बैठकर माफी तो मांगनी ही चाहिए जो तुमने पहले की है, क्यों है ना। ये सुन चुकती हुई कहती है क्या घुटनों के बल। और फिर वो मन में कहने लगती है वो तुम ही हो जिसे घुटने के बल बैठना चाहिए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। और तभी वहाँ किंग चेन आती हुई कहता है क्या तुमने मेरी वाइफ को घुटने के बल बैठने के लिए कहा। और जेरू कहती है प्रेसिडेंट किंग आप। किंग चेन रुई से कहते क्या तुम थकी हुई हो।
तब रुई कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मेरी बड़ी बहन मुझे बीमार कर देती है। और कांपते हुए मन में कहती है वो अचानक इतना विनम्र क्यों हो रहा है। फिर किंग चन उससे कहता है मैंने सुना कि तुमने अभी अभी मेरी वाइफ को घुटने के बल बैठने के लिए कहा। और फिर तभी उन दोनों के बीच में शाओ आती हुई कहता है मेरे ख्याल से कोई गलतफहमी हुई है प्रेसिडेंट किंग, मेरे ख्याल से आपने गलत सुना है। और मन में कहता है नहीं मुझे उन्हें रोकना होगा इस बेवकूफ लड़की को अपमानित करने से। वहीं जेरू भी मन में कहने लगती है यकीन शाओ मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और फिर वो उसे गले लगा लेती है। फिर वो उससे कहता है जेरू, उससे कहती है शाओ चेस्ट में मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। और फिर वो कहता है तो फिर मैं ड्राइवर से कहकर तुम्हें घर भिजवा देता हूँ। और क्या तुम ये जानती हो कि प्रेसिडेंट किंग के अलावा यहाँ पर एक और बड़ा नाम है। वो हैरानी से कहती है क्या बड़ा व्यक्ति कौन है वो। और फिर वो मन में कहने लगती है क्या किंग चन के अलावा भी यहाँ पर एक कोई बड़ा व्यक्ति है। अगर मैं उस दूसरे बड़े व्यक्ति के साथ हुकअप कर लेती हूँ तो मुझे चू परिवार में शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो अचानक नीचे गिरने का नाटक करती हुई कहती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा और रुई यहाँ पर लाने के लिए तुम्हारा मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और रुई कहती है क्या सच में थैंक यू सिस्टर। और फिर वो दोनों एक जगह पहुँचते हैं और रुई हैरानी से कहती है यहाँ की लाइट्स क्यों बंद है। तब किंचन कहता है उसकी वजह से। कार को देख वो हैरानी से कहती है एक बिग शॉट। फिर किंगचन कहता है क्या हुआ, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। उसकी बात सुन वो ब्लश करते हुए मन में कहती है लगता है कि मैं अपने हस्बैंड द्वारा पकड़ी जा रही हूँ। तब वो उससे कहती है मैं तो बस थोड़ी क्यूरियस हूँ। और फिर उस कार के अंदर से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और उसे देख रुई मन में कहने लगती है आखिरकार कोई व्यक्ति इतना लाजवाब कैसे हो सकता है। हालांकि उसके कंपैरिजन में मेरा वाला ज्यादा सुंदर है। हालांकि उसे हंसना बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन वो ज्यादा शक्तिशाली दिखता है। नहीं एक मिनट रुको, आखिरकार मैं उसे अपने परिवार के रूप में कैसे मान सकती हूँ। और रुई सर हिलाते हुए मन में कह रही होती है एक मिनट रुको, मैं उसे अपने परिवार का हिस्सा कैसे मान सकती हूँ। और फिर वो व्यक्ति रुई के पास आता है और उससे कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी छोटी प्यारी सी लड़की। बड़े भाई बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है हम दोनों को आपस में मिले हुए, क्यों है ना। तब किंगचन कहता है नहीं इतना भी लंबा समय नहीं हुआ है, हमें सिर्फ 7 साल हुए हैं एक दूसरे से नहीं मिले हुए। और वहीं उसकी ये सब बातें सुन रुई हैरानी से मन में कहने लगती है क्या बड़ा भाई, क्या वो अपने परिवार में एकमात्र बच्चा नहीं है। और फिर वो व्यक्ति उसे गले लगाती हुई कहता है मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। और रुई उसे गले लगाता देख चौंक जाती है और मन में कहती है वो तो साफ सफाई का दीवाना है ना। फिर किंगचन कहता है बस बहुत हो गया। तब वो कहता है हाँ इतना गले लगाना काफी है। और आगे बढ़ती हुई कहता है अच्छा तो ये लिटिल गर्ल कौन है। तभी किंगचन बीच में आती हुई कहता है वो मेरी फियोंसे है। ये सुन कहता है क्या सच में। और फिर रुई हाथ आगे बढ़ाती हुई कहती है हाय मेरा नाम। अभी वो उसके हाथों को किस करता है और किंगचन गुस्से में आकर उसका शोल्डर दबाती हुई कहता है तुम उसे टच नहीं कर सकते। और फिर सिर्फ उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एक व्यक्ति कह रहा होता है यंग मास्टर ये रही इन्फॉर्मेशन। और वो इन्फॉर्मेशन रुई के बारे में होता है बस यही कि उसका नाम क्या है और उसने कहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और उसके घर में कौन है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड कौन था। गाइज ये सब तो तुम लोगों को पता ही है लेकिन फिर भी मैं एक और बार बता देता हूँ। रुई जो कि 23 साल की है और उसकी सौतेली बहन जो कि जयरू है। और रुई का जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसका नाम था शाओ जो कि अब जयरू का बॉयफ्रेंड है। और रुई के डैड का नाम लू एन है और उसकी मॉम नहीं मिल पा रही है और इसीलिए रुई को अपनी मॉम के बारे में पता लगाना है कि उनके साथ क्या हुआ। फिर वो कहता है क्या नहीं मिल पा रही। तो वो व्यक्ति कहता है हाँ मिस रुई की मॉम एक बार गर्ल थी जो कि लू एन के साथ एक रात सोई थी और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और फिर वो कहता है जहाँ तक मुझे याद है कि मेरे बड़े भाई की गर्लफ्रेंड एक सिंगर थी है ना। तो वो व्यक्ति कहता है हाँ उनका नाम वीरा है और जैसा कि आपने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी। तब वो गुस्से में कहता है क्या मैंने कहा, चलो ठीक है तुम उस पर बस नजर बनाए रखो और वो मेरे बड़े भाई को पसंद है इसका मतलब ये है कि वो लड़की में कुछ खास बात है। तुम्हारा नाम लू रुई है ना और तुम बहुत ही अच्छी हो लेकिन मेरा बड़ा भाई सिर्फ मेरा है। भाई ये तो गे निकला। और फिर सिर्फ उत्तर वही दूसरी तरफ वो घर पहुंच जाते हैं और किंगचन रुई को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाने लगता है। तभी रुई की आँख खुलती है और मन में कहती है क्या मैं कार में ही सो गई थी। और उसे देखने में तो वो बहुत ही ज्यादा इंटीमेट लग रहा है। उसी कहती है तुम मुझे नीचे उतार दो मैं खुद चल सकती हूँ। तब वो कहता है नहीं और रुई ब्लश करने लगती है। और फिर वो दोनों बेडरूम में पहुँचते हैं और किंगचन अपनी शर्ट उतारने लगता है और उसे ऐसा करता देख वो
वो उससे कहती है तुम, और किंगचन उस पर शर्ट फेंकती हुई कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ, और हाँ तुम मुझे नहाते हुए चोरी छुपे देखना मत, ठीक है। ये सुन वो गुस्से से मन में कहने लगती है आखिरकार मैं तुम्हें चोरी छुपे नहाती हुई क्यों देखूंगी भला। और फिर रुई अपने कपड़े चेंज करती है और सोती हुई मन में कहने लगती है आखिरकार मैं सोने का नाटक क्यों कर रही हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद किंगचन शावर लेकर आता है और रुई को सोता देख उसके पास जाकर उसे किस करता है, और मन में कहता है उसकी ये होठ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। और वही वो ब्लश कर मन में कहने लगती है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने मुझे किस किया, क्यों उसने मुझे किस क्यों किया। और फिर किंगचन दोबारा उसे किस करने लगता है और उससे कहता है तुम ये सोने का नाटक करना बंद करो। वो तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है और किंगचन कहता है रुई आखिरकार तुम एक पत्नी के रूप में अपना कर्तव्य कब पूरा करोगी। उसकी ये बात सुन वो ब्लश कर मन में कहती है क्या एक पत्नी के रूप में कर्तव्य। और फिर किंगचन उसके सर पर हाथ घुमाते हुए मन में कहता है बेवकूफ लड़की, और उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। वो कहता है रुई मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में नेक्स्ट डे ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर वो ब्लश कर मन में कह रही होती है क्या वो इस मामले में सीरियस था और क्या मैं उसे बच्चा देने जा रही हूँ। और तभी कोई पीछे से उसे आवाज देती हुई कहता है रुई प्रेसिडेंट के ऑफिस में तुम्हारी जरूरत है। और फिर वो जाकर ऑफिस का गेट नॉक करती हुई मन में कहती है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। और फिर वो ऑफिस में एंटर होती है और किंगचन कहता है मेरे फ्रेंच पार्टनर ने मेरी वाइफ को डिनर पर शामिल होने के लिए कहा है और वो ऐसे व्यक्तियों के साथ पार्टनरशिप नहीं करते जिनका कोई परिवार ना हो। वो कहती है तो क्या इसीलिए आप चाहते कि मैं भी आपके साथ आऊँ। फिर वो कहता है तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी लेकिन तुम यहाँ ऑफिस में बैन की असिस्टेंट हो। फिर रुई कहती है लेकिन क्या किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग रुई को देख रहे होते हैं और रुई दूसरों को खुद को इस तरह देखता देख मन में कहने लगती है क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सबके सामने एक्सपोज हो चुकी हूँ। भी उसके पास सूजियान आती हुई कहती है रुई, अब वो हैरानी से कहती है कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तब वो कहती है रुई क्या तुम जानती हो कि जेड कहाँ है। ये सुन हैरानी सी कहती है क्या जेड। तब सुचियन कहती है हाँ उस दिन छुट्टी हो जाने के बाद से वो दोबारा नहीं आया, और ठीक है कोई बात नहीं कि तुमने उसके साथ रात साथ बिताई है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कहाँ है। हम सभी को उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। और फिर वो थोड़ा गुस्से में कहती है मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो और मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। उस दिन मैं अकेले घर गई थी और अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पा रही हो तो तुम पुलिस को कांटेक्ट करो, और तुम मुझसे इस तरह क्यों पूछ रही हो। वो कहती है मुझे तो बस तुम्हारी चिंता थी अगर पुलिस पूछताछ करती हुई तुम्हारे पास आई तो। तब वो कहती है तो क्या मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है और मैं पुलिस से नहीं डरती, और अब तुम्हारा ये खेल खत्म हो गया होगा तो अब मैं चलती हूँ। और फिर सुजियान रोती हुई कहती है रुई आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है, और हम तो बेस्ट फ्रेंड थे ना, जब हम कॉलेज में थे तो एक ही डॉर्मेट्री में साथ रहते थे और साथ में खाते पीते और सोते थे, और जब मैं डेट पर गई तब भी मैंने तुमको अकेला नहीं छोड़ा। और तुम, और उसके साथ खड़ी लड़की उससे कहती है रुई तुम इतनी भी पत्थर दिल मत बनो। उसके साथ खड़ी लड़की उससे कहती है मैं उसे देखकर बता सकती हूँ कि वो एक असिस्टेंट होने के बाद भी वो हम सभी को नीची नजरों से देखती है। और वही रुई जाती हुए मन में कहने लगती है यहाँ पर कितना ज्यादा शोर है। तभी उसके पास किंगचन का भाई आते हुए कहता है लिटिल गर्ल तुम्हें फिर से देखकर खुशी हुई। तो वो उससे कहती है प्लीज सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखे, और फिर वो अपना हाथ छुड़ाती है और किंगचन का भाई कहता है और उस दिन अचानक ही मैंने तुम पर आरोप लगा दिए थे, आज समय है तुमसे माफी मांगने का। तब वो हैरानी सी कहती है क्या माफी। और फिर वो स्नैप करती हुई कहता है हाँ मैं ईमानदार हूँ, और उसका व्यक्ति उसे हार्ट दिखाता है और वो कहता है ये हेलेन का वर्क है, और क्या तुम जानती हो कि हेलेन इंटरनेशनल टॉप 10 ज्वेलरी डिजाइनरों में से एक है, और इस नेकलेस की कीमत $30 मिलियन है। मनमी कहता है रुई एक लो स्टेटस वाली लड़की है और उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना महंगा हार कभी नहीं देखा होगा, है ना, और ये हार लाखों का है और मैं उसकी नजर में अच्छा बन जाऊंगा, और इसी के साथ साथ शायद मैं उसकी वफादारी भी खरीद सकूं। और फिर रुई उससे कहती है सर मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको खुद को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसका ये जवाब सुन वो चौंकती हुई कहता है क्या
तुमने मुझे मना कर दिया। और फिर रुई आगे बढ़ती हुई कहती है मैं तुमसे नाराज नहीं थी और मुझे तुम्हारी माफी की भी जरूरत नहीं है, और अगर अब और कुछ नहीं है तुम्हें मुझसे बोलने के लिए तो मैं अपने काम पर वापस जा रही हूँ। और वहीं वो गुस्से से मन में कहने लगता है ये जरूर उसकी चाल होगी, और आखिरकार कोई लड़की मुझसे कैसे अट्रैक्ट नहीं हो सकती। और अपने व्यक्ति से कहता है चलो बड़े भाई के पास चलते हैं। और फिर वो उसके ऑफिस में पहुंचता है और कहता है बड़े भाई देखो हम दोबारा एक दूसरे से मिल गए। तब वो कहता है हाँ। फिर वो आगे कहता है मैं तुमसे यहाँ कुछ कहने के लिए आया हूँ, आखिरकार तुम मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हो। उसकी बात सुन किंग चेन गुस्से में उससे कहता है क्या तुम फिर से पिटना चाहते हो। तब वो कहता है चलो ठीक है इन बातों को भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मेरे डैड ने मुझसे कहा कि उन्हें ये चीन का एंटरटेनमेंट पसंद है और इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा। और जहाँ तक मुझे याद है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड एक सिंगर थी और उसका नाम वीरा था, है ना। और मेरी कंपनी अभी नई नई है तो मेरे पास कोई कलाकार नहीं था, तो इसीलिए मैंने कल उसे साइन कर लिया। ये सुन किंग चेन हैरानी सी कहता है क्या तुमने उसे साइन किया। तब वो कहता है हाँ मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए मैं उस पर एक चांस लेना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया गया है। तब वो कहता है क्या किडनैप। और वो आगे कहता है सच में मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने उसे एक अच्छी कार और एक अच्छा विला दिया था, लेकिन कौन जानता था कि उसकी असिस्टेंट एक पेशेवर है और उसने किसी और को उसे सौंप दिया। और दुर्भाग्य से वीरा ने कहा कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो इसलिए। और ये रही सारी इन्फॉर्मेशन और इससे तुम अपना समय बचा सकते हो। और फिर किंग चेन कहता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर उसका भाई कहता है मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दी है और अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे बचाना चाहते हो या फिर नहीं। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उसे चाहता हूँ। ये सुन गुस्से से किंग चेन कहता है तुम जानते हो कि मुझे मजाक पसंद नहीं है। और फिर वो कहता है बड़े भाई क्या तुम्हें याद नहीं है जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ही मुझे हमेशा से ही तुम्हारी पसंदीदा चीज चुराना पसंद है। और ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। और किंग चेन अपने व्यक्ति से कहता है इसे देखो। तब वो कहता है यस सर। और फिर सिर्फ कुछ समय बाद किंग चेन उसके पास आते हुए कहता है चलो रुई डिनर का समय हो चुका है। तब वो कहती है क्या डिनर, आप एक मिनट रुकिए मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। और फिर रुई ड्रेस चेंज करके आती है और किंग चेन उससे कहता है तुम इतनी नर्वस मत हो, यहाँ पर कोई नहीं है। तब वो हैरानी से कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे लगा कि हम कस्टमर के साथ डिनर करने वाले हैं। और फिर वो उसे अपने पास खींचती हुई कहता है चलो रिहर्सल करते हैं। और फिर शिफ्ट होकर वो दोनों हमें रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं जहाँ पर रुई मन में कह रही होती है पागल कौन है वो या फिर मैं, वो कितना ज्यादा फ्रैंक हो रहा है। फिर वो उससे कहती है आप अपना मील एंजॉय करिए मैं इसे खुद ले सकती हूँ। तब किंग चेन उससे कहता है नहीं तुम्हें वही खाना पड़ेगा जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तब वो कहती है लेकिन। और फिर किंग चेन उससे कहता है किसी भी वक्त वो फ्रेंच पार्टनर आ सकते हैं और उनके यहाँ आने से पहले बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ थोड़ा घुल मिल जाओ। और तभी अचानक उसका फोन रिंग होने लगता है और फिर वो फोन देखता है और कॉल कट कर देता है। और फिर रुई उठकर वहाँ से जाती हुई मन में कहती है मैं अभी उसके साथ हूँ इसलिए वो कॉल का जवाब नहीं दे रहा है, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहिए। और उससे कहती है तुम कॉल का जवाब दे दो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। और तभी किंग चेन उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तब रुई कहती है लेकिन मैं तुम्हारी प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकती और अगर तुम्हारी लवर तुम्हें कॉल कर रही है मैं यहाँ पर रोककर कोई गलतफहमी पैदा नहीं होने देना चाहती। तब किंग चेन हैरानी से कहता है क्या प्राइवेसी। रुई मुझे लगता है कि तुम अपने बारे में गलत समझ रही हो, आखिरकार तुम मेरी वाइफ हो तो तुम इसे क्यों छुपा कर रखना चाहती हो। तब वो कहती है लेकिन। तब वो कहता है लेकिन वेकिन कुछ नहीं और मैं नंबर नहीं जानता लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। और फिर वो उसे खाना खिलाता है और फिर शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ उसे कॉल आने लगता है और वो कॉल उठाता है और सामने से कोई कहता है प्रेसिडेंट। तब वो कहता है क्या हुआ। तब वो व्यक्ति कहता है प्रेसिडेंट जो मैंने आपको फोटो सेंड की है आप उन्हें जल्दी से देखिए, किडनैपर्स ने कहा है कि अगर वो आप तक नहीं पहुँच पाए तो वो बंधक को मारेंगे। और वीरा उन लोगों का विरोध नहीं कर सकी इसलिए खुद को ही उसने चोट पहुँचाई और अंत में उसका बहुत ही ज्यादा
ब्लड बह रहा था और फिर वो बेहोश हो गई। और फिर किंगचन उसकी फोटो देखता है और वहीं रुई उसकी फोटो देख चुकती है मन में कहती है ये तो अच्छा अब मुझे पता चला कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। और वो उससे कहती है तुम्हें जाना चाहिए, मैं खुद ही घर वापस चली जाऊंगी। और फिर किंगचन उस व्यक्ति से कहता है उसे बाहर निकालो और हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। तब वो व्यक्ति कहता है लेकिन बॉस वीरा ने कहा कि वो आपको देखना चाहती है और अगर आप नहीं आए तो वो एक बार फिर मर जाएंगी। और फिर रुई से कहती है जाओ किंगचन जाकर उसे देखो। और मन में कहती है उसे चोट लगी है और किंगचन को जाकर उसकी जांच करनी चाहिए और अगर उसे कुछ हो गया तो किंगचन के लिए बुरा होगा। और फिर वो उसे गले लगाती हुई कहती है मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। ये सुन वो ब्लश करती हुई मन में कहता है क्या उसने अभी क्या कहा कि वो मेरे वापस आने का इंतजार करेंगी। और फिर रुई कार से नीचे उतरने लगती है। तभी किंगचन उससे कहता है चलो भी साथ में हॉस्पिटल चलते हैं उसे देखने के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और किंगचन का दोस्त उसे देख हैरानी से कहता है रुई तुम भी यहाँ आई हो। तब वो कहती है हाँ। फिर वो व्यक्ति उससे कहता है उसकी हालत अभी ठीक नहीं है लेकिन कुछ समय आराम कर लेने के बाद वो ठीक हो जाएंगी। और रुई मन में कहने लगती है मैं उसको कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देती हूँ। और फिर वो जाकर बेंच पे बैठ जाती है और वीरा के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और मन में कहती है वाह वो कितनी ज्यादा सुंदर है। और फिर वो वीरा का वीडियो प्ले करती है जहाँ पर वीरा कह रही होती है मेरा नाम वीरा है और मैंने अपने पसंदीदा व्यक्ति के लिए लव सॉन्ग लिखा है, उम्मीद करती हूँ कि उसको ये गाना पसंद आएगा। उसकी बातें सुन रुई मन में कहती है क्या वो किंगचन की बात कर रही है? अगर सच में ऐसा है तो क्या मैं उन दोनों का घर तोड़ रही हूँ? वहीं दूसरी तरफ किंगचन उससे कह रहा होता है ठीक है अगर और कुछ नहीं है तो। तभी अंदर से वीरा उससे कहती है किंगचन क्या ये तुम हो? तभी नर्स उससे कहती है मिस वीरा अभी आपको आईवी लगी है प्लीज हिले ना। और वो उसे धकेलती हुई कहती है किंगचन। और किंगचन उसके पास आती हुई कहता है बस रुक जाओ बाहर मत निकलो। तब वो कहती है हाँ ठीक है और किंगचन गेट बंद कर देता है। वहीं बाहर वो व्यक्ति रुई से कहता है चिंता मत करो किंगचन चोट पहुँचाने के लिए कुछ नहीं करेगा। और वहीं अंदर साइड वो उससे कह रही होती है तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। और फिर किंगचन कहता है कहो। तब वो कहती है क्या कहो, क्या तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए कुछ नहीं है? मन में कहती है मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ और हम कितने सालों से एक साथ थे तो क्या तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी चिंता नहीं हो रही? फिर किंगचन उससे कहता है मैंने उन सभी लोगों का ख्याल रखा है जिन लोगों ने भी हमें चोट पहुंचाई है और तुम मीडिया की बिल्कुल भी चिंता मत करो, कोई कुछ नहीं जानता। और ये हॉस्पिटल है, जब तक तुम डॉक्टर और नर्स के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करूंगी तब तक तुम्हारे शरीर पर कोई निशान नहीं आएगा। और मैं यही कहना चाहता था, और क्या तुमको कोई दिक्कत है? तब वो हैरानी सी कहती है किंगचन आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वो कहता है सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने तुम्हें पहले नहीं दी है और अब वो चीजें तुम्हें देना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। और उसकी ये बातें सुन वीरा रोती हुई कहती है क्या तुम मुझे नहीं चाहते? और आगे वो कहता है और क्या तुम ये बात जानती हो जो लोग चाल चलते हैं मुझे उनसे नफरत है। और ठीक है वीरा, तुम बच्चा पैदा नहीं करना चाहती और न ही मुझसे शादी करना चाहती हो, तो अब इसीलिए तुम्हें मुझे मैसेज भी नहीं करना चाहिए। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मुझे किसी वुमन की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें चुनूंगा? वो हिचकिचाती हुई कहती है नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता और तुम जरूर मुझे परख रहे होंगे, है ना? और क्या तुमने पहले मुझसे नहीं कहा था कि तुम किसी लड़की को मनचाहे तरीके से नहीं छुओगे? तुम उसे कैसे छू सकते हो, उसके बारे में क्या? ये सुन किंगचन कहता है क्या मैं तुम्हें परख रहा हूँ? फिर वीरा उससे कहती है मैं बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही हूँ, और जब एक लड़की ने खुद को तुम पर फेंका तो तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? और फिर किंगचन वहाँ से जाती हुई कहता है ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे पास तुमसे और कुछ कहने के लिए नहीं बचा है, तो तुम अब आराम करो और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। तब वो चिल्लाती हुई कहती है किंगचन। और फिर वो बाहर आता है और उनसे कहता है तुम लोग यहाँ पर अभी भी क्यों हो? वो व्यक्ति उससे कहता है तुम कितने ज्यादा फास्ट हो और मैं और रुई अभी तक स्टोरी के पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये सुन वो हैरानी सी कहता है क्या स्टोरी? तब वो कहता है हाँ, एक लड़की के सर्वाइवल की स्टोरी। अभी वो उसे लात मारती हुई कहता है तुम मेरी वाइफ से दूर हो जाओ। फिर वो रुई को अपने पास खींचती हुई कहता है चलो रुई अब हम घर चलते हैं। वो कहता है काम के बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो आज रात में तुम्हें कॉल करूंगा। और वहीं रुई उनकी ये सब बातें सुन मन में कहने लगती है ये क्या है, आखिरकार ये रहस्य क्या है?
है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग चिन उससे कॉल पर कह रहा होता है कहो क्या बात है। तब वो उससे कहता है ये वीरा के बारे में है और तुम मुझे सबसे पहले बताओ क्या तुमने वीरा के साथ कुछ किया है। तब किंग चन कहता है नहीं, मैंने तो उसे छुआ भी नहीं और उसने कहा था कि वो अपने करियर की खातिर कम उम्र में बच्चा नहीं करना चाहती। वो कहते है अच्छा, लेकिन ये रिपोर्ट तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब मेरे डॉक्टर ने उसका टेस्ट किया तो उन्होंने पता लगाया कि उसका पहले ऑपरेशन हो चुका है और वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार, और हाल ही में 1 साल पहले ही हुआ था। और ऐसा लगता है कि उस समय तुमने उससे ब्रेकअप नहीं किया था, क्यों है ना। ये सुन किंग चन चौंकती हुई कहता है क्या, और मन में कहने लगता है क्या उसने नहीं कहा था कि उसे बेबी नहीं चाहिए, तो फिर आखिरकार वो कर क्या रही थी। और उससे कहता है भूल जाओ, ये सब अतीत की बात है और इसके अलावा तुम उससे कहो कि अब वो मुझे दोबारा कॉल ना करे। तो वो व्यक्ति कहता है हाँ ठीक है, मैं उसे मैसेज दे दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात सुनेगी। और किसने सोचा था कि हमारे मास्टर किंग चेन किसी लड़की की उंगलियों में फंसे हुए पाए जाएंगे। तब वो कहता है चुप हो जाओ। फिर कॉल कट हो जाता है और वो रूम में एंटर होता है और मेड से कहता है मैडम कहाँ है। तब मेड उससे कहती है मैडम बेडरूम में है। और वहीं दूसरी तरफ वो मन में कहने लगता है किंग चेन इससे बच सकता है हालांकि, लेकिन मैं किंग चेन के दोस्त के रूप में इसे जाने नहीं दे सकता। और वहीं अंदर साइड रूम से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है तुम बाहर निकल जाओ, तुम इस तरह मेरी देखभाल कैसे कर सकती हो। और वहीं दूसरी तरफ किंग चेन रुई को सोता देख उसे उठाता है और बेडरूम में ले जाते हुए मन में कहता है वो यहाँ पर क्यों सो गई। रुई तुम सच में बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो, तुम ऐसे ही कहीं भी सो जाती हो, तो मैं तुम्हें घर में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। और तभी अचानक उसका फोन रिंग होने लगता है और आवाज सुन मन में कहता है ये तो ब्लैक नेट का स्पेशल कॉन्टेक्ट फोन है। और फिर वो फोन चेक करता है जहाँ मैसेज में लिखा होता है श्याओ लियू की डेथ हो चुकी है। और फिर टिंग मन में कहने लगता है उस समय जब मैं ब्लैक नेटवर्क में था तब मैंने 7 लोगों की टीम बनाई थी। जब मैंने ग्रुप छोड़ा उसके बाद से एक एक कर सभी लोग ग्रुप छोड़ने लगे और उन्होंने अपने दुश्मनों को अंधेरे में छुपा दिया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है जो व्यक्ति इतना ज्यादा एक्टिव रहा करता था श्याओ लियू उसकी डेथ हो गई। और वहीं रुई जाग जाती है और कहती है क्या ये तुम हो किंग चैन। वो उसके पास आती हुई कहता है हाँ ये मैं हूँ। तुम्हारा शरीर बहुत ही ज्यादा गर्म है किंग चैन, तुम इतनी आधी रात को उठे हो और तुम्हारा शरीर इतना ज्यादा गर्म है, क्या तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। तभी किंग चैन उसे गले लगाती हुई कहता है यहाँ पर लाइट नहीं है और 1 सेकंड के लिए मुझे तुम्हें गले लगाने दो। और वहीं उसे इस तरह देख रुई मन में हैरानी से कहने लगती है उसे क्या हुआ, वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा है, लगता है मुझे उसे सहारा देना चाहिए। और उससे कहती है हालांकि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम बीमार हो और तुम्हें डॉक्टर को दिखाना होगा, तुम्हारा शरीर बहुत ही ज्यादा गर्म है। फिर किंग चैन उसके सर पे मारता है और वो कहती है तुमने ये क्या किया। तब वो कहता है मैं ठीक हूँ और अब तुम सो जाओ। और मन में कहता है लगता है क्या मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। रुई क्या ये तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी है क्या। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ रुई हैरानी सी कहती है अभी समय क्या हुआ है। तब वो कहता है अभी 11 बज रहे हैं। ये सुनते ही वो चौंकती हुई कहती है क्या। फिर किंग चैन कहता है चलो अब तुम तैयार हो जाओ, हमें बाहर चलना है। वो हैरानी सी कहती है क्या बाहर, लेकिन मुझे काम पर जाना है और इसके अलावा आपको भी अपने काम पर जाना चाहिए है ना। और फिर किंग चैन कहता है क्या तुम्हें काम करना इतना ज्यादा पसंद है और ग्रैंडमा ने खाना खाने के लिए तुम्हें घर पर बुलाया है और इसीलिए मैंने पहले ही तुम्हारे लिए छुट्टी ले ली है। ये सुने हैरानी सी कहती है क्या ग्रैंडमा 2 मिनट रुको, मैं अभी तैयार होकर आई। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर कुछ समय बाद वो दोनों कार में बैठने लगते हैं। तभी किंग चैन के फोन पर एक और मैसेज आता है नानली ने मुझसे कांटेक्ट किया है, मैं जियाओ लियू के बिजनेस से निपट जाने के बाद तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, तुमसे और बड़े भाई से मिलने जा रहा हूँ, इस बारे में तुम किसी को मत बताना, सरप्राइज देना चाहता हूँ निंगली। और ये मैसेज पढ़ वो मन में कहने लगता है निंगली क्या उसे शादी नहीं करनी चाहिए और आखिरकार वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है। कहती है क्या हुआ, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। तब किंग चैन कहता है कुछ काम है इसलिए तुम पहले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर रुई ग्रैंडमा के घर पहुँच जाती है और ग्रैंडमा उसे देख उससे कहती है रुई तुम आ गई। और वैसे मैं तुमको बता दूं कि किंग चैन के सेकंड अंकल आज रात को आ सकते हैं। तब वो हैरानी सी कहती है क्या सेकंड अंकल। तब वो कहती है हाँ ये तुम्हारे ग्रैंडफा की गलती है, वो एक बार वाली वुमन से जुड़े और उससे उन्हें एक बच्चा हुआ।
ये सुन रुई चौंकते हुए मन में कहती है ये क्या हो रहा है और क्या इस तरह की बातें अमीर परिवार में होती रहती है क्या। और मैड आती हुई कहती है मैडम डिनर तैयार है। और ग्रैंडमा कहती है क्या वो आ रहा है। वो कहती है शायद नहीं और मास्टर ने कहा है कि आप दोनों शुरू कर सकते हैं। और फिर वो दोनों डिनर टेबल की तरफ आगे बढ़ते हैं और रुई कहती है हेलो ग्रैंडफा। तब वो कहते ओ ये तुम हो रुई, आओ आकर बैठो, मैंने कुक से कहकर तुम्हारे लिए सूप तैयार करने के लिए कहा है, वो भी तुम्हारा पसंदीदा लोटस सूप। और वहीं रुई मन में कहने लगती है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने अच्छे ग्रैंडफा होने के बावजूद उनके घर में एक नाजायज बच्चा होगा। और ग्रैंडमागी कहते वैसे किंगचन कहाँ है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया। तब रुई कहती है दरअसल वो थोड़े बिजी है इसलिए वो नहीं आए। और फिर तभी एक व्यक्ति जो कि किंगचन का अंकल है वो आते हुए कहता है डैड किंगचन बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है क्योंकि आखिरकार उसके पास QID के 40% शेयर्स है। और ये कौन है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर है और क्या ये नई माँ नहीं है जिसे आप मेरे लिए तैयार कर रहे हैं। ये सुनते ही ग्रैंडमा गुस्से चिल्लाती हुई कहते कमीने तू किसके बारे में बात कर रहा है, ये किंगचन की वाइफ है। ये सुन वो चौंकती हुई कहते क्या किंगचन की वाइफ, आखिरकार किंगचन की शादी कब हुई और मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला। और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये लड़की पैसों के खातिर किंगचन से शादी ना कर रही हो। और वही रुई मन में कहने लगती है क्या ये भी किन परिवार का सदस्य है। और ग्रैंडमा कहती है इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और क्योंकि तुम अब यहाँ पर हो तो चलो रात का खाना शुरू करते हैं। फिर मेट कहती है ठीक है मैम। फिर मेट खाना लेकर आती है और वो सभी लोग खाना शुरू करते हैं। और वही रुई मन में कह रही होती है आखिरकार ऐसा क्या है जिसकी वजह से किंगचन यहाँ नहीं आया। फिर वो व्यक्ति कहता है मैंने किसी को भी इस तरह नहीं देखा और तुमने अपनी प्लेट पूरी खत्म कर दी है। और क्या किंगचन ने तुम्हें पॉकेट मनी नहीं दी है, देखो तुम कितनी ज्यादा मतलबी हो और ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है। फिर ग्रैंडफा चिल्लाते हुए कहते बकवास करना बंद करो। वो आगे बढ़ती हुई कहते वो आप ही है डैड जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया है। और वहीं रुई उसे अपने पास आता देख मन में कहने लगती है आखिरकार वो चाहता क्या है। और वो कहता है मेरी भतीजी तुम्हें क्या कोई परेशानी है, लाओ मैं तुम्हें एक नजर देख लूं। और उसे रुई को छूता देख ग्रैंडमा गुस्से से खड़ी हो जाती है। अभी कुछ उड़कर आता है जिससे उसे चोट लग जाती है। और वो पीछे घूम चिल्लाती हुई कहता है उन्हें जो मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है सामने आओ। फिर वो व्यक्ति कहता है माफ करना लेकिन मैं सामने नहीं आऊंगा। और किंगचन का अंकल चिल्लाती हुई कहता है आखिरकार तुम कौन हो और तुम मेरे सामने आओ। तो वो व्यक्ति कहता है मेरा नाम यिंग है और मैं यंग लेडी का बॉडीगार्ड हूँ और मुझे बताया गया है कि मास्टर के अलावा मिस रुई को कोई नहीं छू सकता। और वही रुई मन में कहने लगती है आखिरकार ये कब तय हुआ, इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। और फिर यिंग कहता है यंग लेडी मुझे मास्टर ने आपको यहाँ पर लेने के लिए भेजा है। और फिर किंगचन का अंकल चिल्लाते हुए कहता है मैं उसका सेकंड अंकल हूँ और इसके अलावा मैं सीनियर भी हूँ, तो तुम मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करने वाले होते कौन हो। फिर रुई कहती है ठीक है तो फिर अब मैं चलती हूँ ग्रैंडमा एंड ग्रैंडफा। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें कार में दिखाए जाते हैं जहाँ पर रुई हैरानी से उससे कह रही होती है यंग क्या तुम्हारे पास फोन है, मुझे किंगचन से बात करनी है। तब वो कहता है यंग लेडी मेरा नाम यिंग है तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कैसे हो सकता है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे मैं खुद को उजागर कर दूंगा। उसकी बातें सुन रुई हैरानी सी कहती है क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है तो फिर किंगचन ने तुम्हें ऑर्डर कैसे दिया और तुमने एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे किया, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किंगचन के व्यक्ति नहीं हो, तो आखिरकार तुम हो कौन। तब वो कहता है यंग लेडी सबसे पहले आप शांत हो जाइए और मैं मास्टर का ही व्यक्ति हूँ, बस बात इतनी सी है कि ये अतीत की बात है और अब जो मेरे मास्टर है वो आपको चोट बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहते बल्कि वो तो आपको अपना गेस्ट बनाना चाहते हैं। और उसकी ये सब बातें सुन रुई उससे कहती तुम बस मुझे जाने दो और तुम्हें पता है कि किंगचन कौन है और अब जब उसे पता चलेगा कि तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो तो वो तुम्हें जाने नहीं देगा। फिर यंग कहता है यंग लेडी आपको ज्यादा ही सोचती है और अब जबकि मैंने आपको यहाँ लाने की हिम्मत की है तो मेरे पीछे जो कुछ भी किया है मुझे उससे डरना नहीं चाहिए। और वहीं रुई कार का गेट ओपन करते हुए मन में कहती है अरे नहीं ये तो नहीं खुल रहा और आखिरकार किंगचन है कहाँ। फिर वो एक जगह पहुंच जाते हैं और यंग गेट ओपन करते हुए कहता है ठीक है और अब प्लीज कार से बाहर आ जाइए। और फिर वो रुई को मार के बेहोश कर देता है और फिर बिल्डिंग के अंदर ले जाता है, अपने ब्रेसलेट से गेट ओपन करता है और उसमें से आवाज आती है नंबर 9 यू आर एडमिटेड। और अंदर जाके वो एक गेट नॉक करता है। फिर एक व्यक्ति गेट ओपन करती हुई कहता है तुम आ गए। तब वो कहता है हाँ।
बस तुम इसे यहाँ नीचे उतार दो और तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो वैसे ही करता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है और तभी उसकी वॉच पर एक मैसेज आता है, मिशन कंप्लीट ब्लैक नेट। और फिर सिन स्विफ्ट तरफ किंग चैन को देखते हैं जो कि पास्ट की बातें याद कर रहा होता है और कहता है, निंगली ने मुझे बचाया था और मैं हमेशा से ही उसे अपनी एक छोटी बहन मानता हूँ। फिर उसका दोस्त कहता है लेकिन अब उसने खुद ही जाने का फैसला कर लिया है। और फिर किंग चैन कहता है, जब मैं ब्लैक नेट छोड़ रहा था तब मैंने उसे ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कहा था कि उसे कोई पसंद है और इसीलिए वो वहाँ रुकना चाहती है। और मन में ही कहता है एग्जैक्टली क्या हुआ। तभी कोई गेट नॉक करता है और वो कहता है अंदर आ जाओ। और नर्स अंदर आती हुई कहती है, मास्टर एक लड़की नीचे आपका इंतजार कर रही है। और फिर वो आगे बढ़ती हुई कहता है, चलो अब मुझे मेरी डेट के लिए देर हो रही है तो किंग चैन तुम इसे अपना ही घर समझो। और वहीं उसे जाता देख वो मन में कहता है, प्ले बॉय और अब चलो मुझे भी देर हो रही है, मुझे भी घर जाना चाहिए। और फिर सिन स्विफ्ट उतर वो घर पहुंचता है और हैरानी से मन में कहता है, घर की लाइट्स बंद है, क्या रुई पहले ही सो गई है। और फिर हाउस कीपर गेट ओपन करती हुई कहता है, गुड इवनिंग यंग मास्टर। अब वो कहता है, यंग लेडी कहाँ है। अब वो कहता है, यंग लेडी अभी तक घर पर नहीं आई है और सुबह तो वो आपके साथ गई थी ना। और उनकी ये बातें सुन किंग चैन चौंक जाता है और अपने अंकल को कॉल करता है और उनसे कहता है, अंकल जॉन्ग क्या रुई वहाँ पुराने घर पर है। तब वो कहते, यंग मास्टर रात के खाना खा लेने के बाद तो युवती घर वापस चली गई और ऐसा कहा गया कि उसको लेने के लिए तुमने किसी एक व्यक्ति को भेजा था और इसीलिए वो आज रात यहाँ पर नहीं रुकी। किंग चैन मन में कहता है, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। एक मिनट रुको, आपने क्या कहा कि मैंने उसे किसी को लेने के लिए भेजा था। तब अंकल जॉन्ग कहते, हाँ, और उस व्यक्ति का नाम यिंग था और उसने मिस्टर युआन को चोट भी पहुंचाई। और वो कह रहा था कि यंग लेडी का वो बॉडीगार्ड है जिसे तुमने नियुक्त किया है। उनकी ये सब बातें सुन किंग चैन हैरानी सी कहता है, क्या यिंग। फिर वो गुस्से से फोन पटकती हुई कहता है, अरे नहीं, रुई को कुछ हो गया। और फिर वो लैपटॉप चेक कर मन में कहने लगता है, कहीं इस सब के पीछे शायद ब्लैक नेट वाले तो नहीं और उन्होंने ही रुई को उठाया हो। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। और याद से जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले सायोनारा।